अपने खुले मुंह को हाथ से ढककर वह मूक सी रुद्र को देखती रही। एक स्वर्गीय संत गुरु को समझना उसके लिए सचमुच बहुत कठिन था। गीता गांधी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव देखकर रुद्र हल्की सी मुस्कान बिखेरने से खुद को रोक नहीं सका। उसने कुछ भी समझाने की जहमत नहीं उठाई। वह बस जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहे, मानो सेन कबीले में जल्दी से वापस पहुंचकर गीता गांधी की पहचान साबित करने के लिए अधीर हों। रुद्र को मगध साम्राज्य में पहुंचने में 6 घंटे लग गए। बिना रुके ही वह रामगढ़ शहर की ओर बढ़ गया। 1 घंटे के बाद आखिरकार वे दोनों रामगढ़ शहर के बाहर पहुंच गए। दूर से देखने पर शहर की दीवारों से दूर बहुत सारे तंबू लगे हुए दिखाई दे रहे थे। प्रत्येक तंबू के ऊपर एक बैनर था जिस पर किन प्रतीक अंकित था। इतनी लंबी यात्रा के बाद गीता गांधी को कुछ शांति मिल गई थी। वहां बैरकों को देखकर उसने जिज्ञासा से पूछा, क्या ये शांतिपुरम साम्राज्य की सेना है? सही, यहाँ शांतिपुरम साम्राज्य के लगभग 5 लाख सैनिक हैं। पूर्वी देवता तलवारों के नाम के साथ वे शांतिपुरम साम्राज्य की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक हैं। रुद्र ने समझाया। तो ये शहर रामगढ़ शहर होना चाहिए। तो फिर ये अफवाहें सच हैं। यदि सेना यहाँ तैनात है तो शांतिपुरम साम्राज्य और सेन वंश के बीच संबंध है। गीता गांधी ने प्रशंसा से कहा। शांतिपुरम साम्राज्य महाद्वीप की 8 महान शक्तियों में से एक था और उनके समर्थन से मगध साम्राज्य का नाम इस क्षेत्र पर प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित हुआ था, जिसकी कोई बराबरी नहीं थी। नीली रोशनी से बनी एक चमकदार गोली की तरह शहर में उड़ते हुए वे दोनों गीता गांधी द्वारा उसका ठीक से अध्ययन करने से पहले ही रामगढ़ शहर में प्रवेश कर गए। कुछ ही सेकंड में वे अंततः एक विशाल परिसर सेन मैनर के सामने पहुंच गए। मेरे पीछे आओ। रुद्र ने गीता गांधी का कंधा छोड़ा और उन्हें अपने पीछे मैदान में आने के लिए बुलाया। परिसर का निरीक्षण करते हुए गीता गांधी की आंखें अनजाने में ही गेट के ऊपर लगे विशाल साइन बोर्ड पर टिक गईं, जिस पर आकर्षक सुलेख में 3 शब्द सेन मैनर उकेरे गए थे। ये दृश्य देखकर गीता गांधी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। यद्यपि उन्होंने अपना पूरा जीवन राजतपुर शहर में बिताया था, फिर भी उन्हें मगध साम्राज्य में घटित घटनाओं की जानकारी थी। सेन वंश से संबंधित मामले उसके लिए विशेष रूप से स्पष्ट थे। सेन वंश कभी मगध साम्राज्य में एक अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय कबीला था। 4 राज्यों और मगध साम्राज्य के बीच युद्ध के बाद सेन वंश की शक्ति पूरी दुनिया के सामने आ गई। परिणामस्वरूप वे सुप्रसिद्ध हो गए। इसके बाद भी जब स्वर्गीय तेजपुर राज्य के 10 स्वर्गीय संत गुरुओं ने आक्रमण किया तो उन्हें कबीले द्वारा पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा और परिणामस्वरूप उन्हें अपने कई सदस्यों को खोना पड़ा। इस तरह की लड़ाई ने सेन कबीले के नाम को और बढ़ा दिया था। वे मगध साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली माने जाने के हकदार थे। सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में हुआयून संप्रदाय को पूरी तरह से प्रतिस्थापित करते हुए शाही परिवार भी उन्हें रोक नहीं सका। सेन वंश को जो अत्यंत उच्च दर्जा प्राप्त था उसकी तुलना यून परिवार से भी नहीं की जा सकती थी, जो राजतपुर शहर में महत्वहीन था। वे उस शहर के 3 प्रमुख कुलों की तुलना में चींटियां थे, लेकिन इसी तरह वे 3 कुल सेन कुल की तुलना में कीड़े होंगे, जो पहले से ही शक्ति में शाही परिवार से ऊपर थे। गीता गांधी ने कभी नहीं सोचा था कि वह स्वयं को सेन वंश के द्वार के बाहर खड़ी देख पाएंगी। यह एक ऐसा वंश था जिसका वह बहुत सम्मान करती थी। जल्दी से रुद्र के वस्त्र खींचते हुए वह चिंतित होकर बोली, ये सेन वंश है। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? क्या तुम्हें यकीन है कि हम गलत जगह नहीं पहुंचे हैं? मुस्कुराते हुए रुद्र ने जवाब दिया, चिंता मत करो, यहाँ कोई समस्या नहीं है। मेरे पीछे आओ। ऐसा कहकर रुद्र ने गीता गांधी को दरवाजे के अंदर खींच लिया। रुद्र के प्रवेश करते ही प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे 2 सैनिकों ने पूरे सम्मान के साथ सलामी दी। जैसे ही रुद्र करीब आया, दोनों ने एक साथ सिर झुकाया। हम चौथे गुरु को अपना सम्मान देते हैं। दोनों की तेज चीखों से डरपोक गीता गांधी, जो रुद्र के ठीक बगल में खड़ी थी, डर गई। अचानक उसके दिमाग में यह बात आई कि क्या कहा गया था, जिसके कारण उसने अपना सिर रुद्र की ओर घुमाया। चौथे गुरु, क्या आप सेन वंश के प्रसिद्ध चौथे गुरु रुद्र सेन हैं? गीता गांधी आश्चर्य से अपनी आंखें खोलकर रुद्र को देखती रहीं। सेन वंश के चौथे गुरु रुद्र सेन एक ऐसा नाम था जिसके बारे में इस क्षेत्र में लगभग हर किसी ने सुना था। वह एक आदर्श थे जिनकी पूजा लगभग हर युवा करता था और जैसा बनने का प्रयास करता था। वह न केवल एक स्वर्गीय संत गुरु थे, बल्कि वह मगध साम्राज्य के शाही रक्षक भी थे। उनके पास मौजूद प्रत्येक उपाधि हर किसी के लिए उन्हें सम्मान के योग्य व्यक्ति के रूप में देखने के लिए पर्याप्त थी। ये दोनों उपाधियां ऐसे प्रभामंडल के समान थीं जो उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को घेरे हुए थीं। इसलिए हर युवा उन्हें एक ऐसे देवता के रूप में पहचानता था जो अपने क्षेत्र से देश की देखरेख करते थे और कोई भी उस क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं कर सकता था। रुद्र ने जब गीता गांधी के चेहरे पर आश्चर्य देखा तो वह मुस्कुरा पड़ा। तो फिर अंदर आ जाओ। उन्होंने यह बात तब कही जब वे अभी भी आश्चर्यचकित गीता गांधी को हवेली के अंदर ले जा रहे थे। तो आप सेन वंश के चौथे गुरु थे रुद्र सेन। मुझे ये बात समझ लेनी चाहिए थी।
कुल के चौथे गुरु के अलावा इतनी उम्र में और कौन स्वर्ग संत गुरु हो सकता है? गीता गांधी ने रुद्र की ओर श्रद्धा भरी नजरों से देखते हुए कहा। नवस्थापित सेन मैनर की वास्तुकला सुंदर थी। यदि पुरानी इमारत में रात थी तो नई इमारत में दिन था। यहाँ तक कि आंतरिक भाग भी अधिक भव्य हो गया था। जिधर भी नजर दौड़ाई जाए सुरक्षा कर्मियों की एक टुकड़ी मैदान में मुस्तैदी से गश्त करती नजर आती थी। यहाँ तक कि सैनिकों के चेहरे पर भी गर्व झलक रहा था। उनके लिए सेन कबीले का रक्षक होना एक अविश्वसनीय सम्मान था जिस पर उनके पूर्वजों को भी गर्व होगा। ये भी कहने की आवश्यकता नहीं कि सेन वंश का चौथा स्वामी वह व्यक्ति होगा जिसका वे सबसे अधिक सम्मान करते हैं। रुद्र को बस आगे बढ़ना था और सभी पहरेदार तुरंत अत्यंत सम्मान के साथ अपनी पीठ झुका लेते थे। परिसर में घूमते हुए गीता गांधी बड़ी उत्सुकता के साथ हर कोने पर अपना सिर घुमाकर दृश्यों का निरीक्षण करती रहीं। उसके मन में तरह तरह की भावनाएं हिंसक लहरों के रूप में दौड़ रही थीं। सेन कबीला एक ऐसा कबीला था जो उसके लिए पहुंच से बाहर था, भले ही वह उसे सिर्फ अपनी आंखों से ही छूती। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह व्यक्तिगत रूप से उनके परिसर का दौरा कर सकेगी। रुद्र की मां सुमति के कमरे की ओर जाते समय दोनों के सामने कोई बाधा नहीं थी। रुद्र तेजी से उसके दरवाजे की ओर चला गया। वहां तैनात पहरेदारों और दासियों ने जल्दी से सिर झुकाया। हम चौथे स्वामी को अपना सम्मान देते हैं। क्या मेरी मां अंदर है? रुद्र ने दोनों नौकरानियों से पूछा। मेरी पत्नी अभी अंदर आराम कर रही है, चौथे मालिक, एक नौकरानी ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। दासी के बोलने के बाद अचानक दरवाजे खुले और श्वेत वस्त्रधारी सुमति प्रकट हुई। जब उसने रुद्र को देखा तो उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी। जियांगर, तुम कब वापस आए? तुमने अपनी मां को पहले संदेश क्यों नहीं भेजा? उसकी आवाज में दयालुता और प्रेमपूर्ण लहजा था। वह अपने इस बच्चे से सचमुच बहुत प्यार करती थी और उसे उस पर बहुत गर्व था, विशेषकर उसकी अनेक उपलब्धियों पर। कौतूहल से सुमति ने सुंदर सुमति की ओर देखा। क्या ये रुद्रसेन की मां है? अजीब बात है, वह मेरी मां के समान क्यों दिखती है? रुद्र को अपनी मां की प्यार भरी निगाहों से गर्मजोशी का एहसास हुआ। वह भी मुस्कुराया। मां, मैं दरअसल एक महत्वपूर्ण काम से वापस आया हूं। चलो पहले तुम्हारे कमरे के अंदर चलें। गीता गांधी को कमरे में ले जाकर रुद्र और सुमति मेहमानों के स्वागत के लिए बनी मेज के पास चले गए और वहीं बैठ गए। जैसे ही तीनों बैठे सुमति खुद को रोक नहीं सकी और पूछ बैठी, जियांगर, ये युवती कौन हो सकती है? जब वह बोल रही थी तब सुमति ने एक दयालु और मातृवत हाथ से उन दोनों के लिए चाय का कप तैयार कर दिया था। गीता गांधी की ओर देखते हुए रुद्र की आंखों में असहजता दिख रही थी। माँ, उनका नाम गीता गांधी है जो सीतापुर राज्य की नागरिक हैं, लेकिन उनकी माँ कोई ऐसी हैं जिन्हें आप पहचान सकती हैं। ओह, वह कौन हो सकता है? मैं अपनी शादी के बाद से हमेशा सेन मैनर में ही रहती आई हूँ। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। सुमति धीरे से हंस पड़ी। रुद्र कुछ क्षण के लिए झिझका और फिर ध्यान से अपनी माँ की ओर देखने लगा। माँ, क्या आप रजनी अग्रवाल नाम की किसी महिला को जानती हैं? खड़खड़ाहट। जैसे ही उस नाम का उल्लेख हुआ सुमति के हाथ से चाय का बर्तन मेज पर गिर गया। इससे अंदर रखा चाय का पानी पूरी मेज पर फैल गया। इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उसके कपड़े धीरे धीरे चाय के पानी से गीले हो रहे थे, सुमति ने रुद्र को तीखी निगाहों से देखा। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुमने क्या कहा? जियांगर, क्या तुमने मेरी छोटी बहन युनहाई को देखा है? क्या वह अभी भी जीवित है? वह कहाँ है? सुमति की आवाज और भी अधिक उन्मत्त होती गई। उसकी इतनी बड़ी प्रतिक्रिया देखकर रुद्र को अपने मन में लगा अनुमान पुष्ट हो गया। गीता गांधी की मां वास्तव में अग्रवाल समुदाय की सदस्य थीं। ऐसा भी प्रतीत होता है कि उसके और उसकी मां के बीच संबंध अत्यंत घनिष्ठ थे। गीता गांधी ने सुमति के प्रत्येक शब्द को स्पष्ट रूप से सुना, लेकिन उसके शब्दों के पीछे के अर्थ ने उन्हें हैरान कर दिया। शुरू से ही वह यह अनुमान नहीं लगा सकी कि उसकी मां और सेन कबीले के बीच किस तरह का रिश्ता था। रुद्र के मुंह से एक मानसिक आह निकली। वह जानते थे कि जब सुमति को पता चलेगा कि रजनी अग्रवाल का निधन हो चुका है तो वह बहुत दुखी होगी। मां, गीता गांधी रजनी अग्रवाल की बेटी हैं। उनके पास हमारा अग्रवाल मिरेकल वाटर ऑफ अग्रवाल भी है, रुद्र ने गंभीर स्वर में समझाया। सुमति की नजरें गीता गांधी पर टिकी थीं, मानो वह उनके चेहरे की बारीकियों का अध्ययन कर रही हों। धीरे धीरे चलकर सुमति ने गीता गांधी के हाथों को प्यार से पकड़ लिया। उसने धीरे से कहा, तो तुम मेरी छोटी बहन की बेटी थी? हाँ हाँ, आप बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं जैसी वह छोटी थी। गीता, जल्दी से अपनी मौसी को बताओ, आपकी माँ कहाँ है? क्या वह ठीक है? गीता गांधी को चाची शब्द बहुत ही विदेशी लगा और परिणामस्वरूप उनका दिमाग खाली हो गया। सेन कबीले की चौथी महिला और चांग्यान जियांगटियन की मां उसकी चाची थी। इस अचानक घटना के कारण वह चुप हो गई और बोलने में असमर्थ हो गई। सुमति ने गीता गांधी को सौम्यता और गर्मजोशी से देखा, मानो वह उसे अपनी बेटी की तरह खुश कर रही हो। गीता, अपनी आंटी को बताओ, आपकी मां कहाँ है?
क्या वह ठीक है? उसने एक बार फिर पूछा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अपनी मां का जिक्र सुनते ही गीता गांधी अपनी आंखों से दर्द के आंसू नहीं रोक सकी। जैसे ही वे उसके गालों पर बहे, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरी मां पहले ही मर चुकी है। सुमति के चेहरे पर अविश्वास के भाव तुरंत जम गए। क्षण भर के लिए अपनी आवाज खोते हुए वह हकलाते हुए बोली, क्या? युनहाई ने वह सुमति के पैर उसके शरीर के सामने झुक गए, जिससे वह लड़खड़ाकर गिर गई। मां, सावधान! रुद्र ने घबराकर चिल्लाया और तुरंत अपनी मां के पास चला गया। सुमति को धीरे से सहारा देकर वापस उसकी कुर्सी पर बिठाते हुए उसने चिंता से अपनी मां के दुखी चेहरे को देखा। उसने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, मां, कृपया ज्यादा दुखी मत होइए, यह मामला बहुत पहले का है। दुख के आंसू उसकी आंखों से फव्वारे की तरह फूट पड़े। सुमति की पिछली खुशी तुरंत ही पीड़ा में बदल गई और वह रोने लगी। गीता, अपनी आंटी को बताओ, आपकी मां की मृत्यु कैसे हुई? गीता गांधी ने सुमति को पूरी कहानी सुना दी। जब उसने सुना कि किस प्रकार यून परिवार के मुखिया ने युद्ध कौशल के लिए रजनी अग्रवाल को पीट पीट कर मार डाला, तो सुमति और भी अधिक दुखी हो गई। वह फूट फूट कर रोने से खुद को नहीं रोक सकी। युनहाई, मेरी बहन, आपकी मृत्यु बहुत दुखद थी। अपनी बेकार बड़ी बहन को दोष दो। अगर मुझे पहले पता होता तो तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। सुमति पीड़ा में चिल्लाई, आंटी, क्या आप मेरी मां को जानती हैं? गीता गांधी आंसुओं के बीच एक सवाल पूछने में सफल रहीं। गीता, तुम्हारी मां मेरी सबसे प्रिय बहन थी। हम एक ही अग्रवाल परिवार से थे और इसका मतलब है कि आपके दादा और मेरे पिता एक ही थे। लेकिन जब से हमारे अग्रवाल परिवार पर यह विपत्ति आई है, हमारे कई रिश्तेदार मारे जा चुके हैं। यहां तक कि आपके दादा भी मारे गए थे। अब केवल मैं और मेरा बड़ा भाई ही बचे थे। हम दोनों ने सोचा था कि हम ही बचे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि युनहाई भी भागने में सफल हो जाएगा। मुझे इस बात का अफसोस है कि मुझे इस बारे में बहुत देर से पता चला, अन्यथा मैं युनहाई को इतना कष्ट कभी नहीं सहने देता। सुमति को केवल अफसोस ही हुआ जब उसने सोचा कि कैसे गीता गांधी की मां की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसकी छोटी बहन को इतने अमानवीय व्यक्ति के हाथों कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी। बहन युनहाई ने बहुत लंबे समय तक कष्ट सहा है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उस जानवर जैसे आदमी को मारकर उसका बदला पूरा किया जाए। सुमति की आंखों में एक उग्र चमक थी और वह गुस्से से बोली, तो क्या इसका मतलब है कि आप क्या सचमुच मेरी चाची हैं? गीता गांधी की नम आंखें सुमति की ओर देख रही थीं। सुमति ने सिर हिलाया। गीता, मैं तुम्हारी चाची हूं और रुद्रसेन तुम्हारे बड़े चचेरे भाई हैं। गीता गांधी का पूरा व्यक्तित्व उस घोषणा से स्तब्ध रह गया जब उन्होंने सुमति के शब्दों को पढ़ा। एक क्षण के लिए तो उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। सेन वंश की चौथी महिला उनकी चाची थी और मगध साम्राज्य के शाही रक्षक और सेन वंश के चौथे स्वामी रुद्रसेन उनके बड़े चचेरे भाई थे। गीता गांधी के मन में यह स्थिति पूरी तरह से अविश्वसनीय थी। उसने रुद्रसेन जैसे प्रतिभाशाली लोगों की पूरी तरह से पूजा की थी और अब वह व्यक्ति उसका चचेरा भाई था। यहां तक कि रुद्र भी जहां था वहां से स्तब्ध महसूस कर रहा था। गीता गांधी को शून्य दृष्टि से देखते हुए उनके लिए शांत रहना कठिन हो गया। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि राजतपुर शहर में रहने वाले यून परिवार की युवा महिला उनकी छोटी चचेरी बहन होगी। एक छोटे चचेरे भाई के अचानक परिचय ने रुद्र को काफी जटिल महसूस कराया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश है या चिंतित। फिर भी रुद्र को गीता गांधी को सराय में अपने कमरे से बाहर न निकालने के अपने फैसले पर खुशी महसूस हुई। यदि ऐसा होता तो गीता गांधी को निश्चित रूप से अपने पिता के हाथों कष्ट सहना पड़ता, जिन्होंने उनसे युद्ध कौशल प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया होता। यदि वह अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करने को तैयार है, तो वह अपनी बेटी के साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा। यून परिवार छोटा था और पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल बहुत महत्वपूर्ण था। गीता गांधी की मां शायद नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी पर कोई दबाव आए, इसलिए उन्होंने कभी भी उसे अग्रवाल के बारे में एक भी बात नहीं बताई थी। जब तक गीता गांधी रुद्र से नहीं मिली, उन्हें अपनी मां की असली पहचान नहीं पता थी। रजनी अग्रवाल की मृत्यु ने सुमति को बहुत दुख दिया था, लेकिन उनकी बेटी अभी भी जीवित थी, जिससे उन्हें कुछ सांत्वना मिली। गीता गांधी के साथ उनका व्यवहार वैसा ही होगा जैसे वह अपने बेटे के साथ कर रही हों। यद्यपि गीता गांधी उनकी अपनी नहीं थी, फिर भी सुमति उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती थी जैसे कि वह उनकी अपनी ही संतान हो, तथा पूरे प्यार और देखभाल के साथ। इसके बाद सुमति ने धीरे धीरे गीता गांधी को अग्रवाल परिवार का इतिहास समझाना शुरू किया ताकि वह समझ सके कि उसकी मां ने उसे उसके अतीत के बारे में कभी कुछ क्यों नहीं बताया। गीता गांधी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी दिवंगत मां एक शक्तिशाली परिवार की प्रत्यक्ष वंशज थी। वे तीनों 2 घंटे से अधिक समय तक कमरे में रहे, जिससे उन्हें शेष बचे दुख से उबरने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। जियांगर, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपनी बहन के साथ करते हो।
अपनी शक्ति से आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप उसकी रक्षा करें। अपने चचेरे भाई को और अधिक कष्ट न सहने दो, वह पहले ही काफी कष्ट झेल चुकी है। सुमति ने रुद्र से अनुरोध किया। रुद्र ने गंभीर किंतु ईमानदार भाव से सिर हिलाकर वचन दिया, माँ आप चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से गीता गांधी की रक्षा करूंगा। मैं उसे अब और शिकायत महसूस नहीं करने दूंगी। रुद्र की बातें सुनकर गीता गांधी का मन एक बार फिर उलझन में पड़ गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी स्वप्न में थी जो इतना रहस्यमय था कि वह स्वप्न भी नहीं हो सकता था। 4 घंटे की अवधि में उसकी पहचान में जबरदस्त परिवर्तन आ गया। ये बात उसके लिए बहुत कठिन थी। मगध साम्राज्य के शाही रक्षक रुद्रसेन वह व्यक्ति थे जिन्हें वह सबसे अधिक मानती थी। हालांकि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे वह केवल देख सकती थी, छू नहीं सकती थी। अब वह अचानक उसका बड़ा चचेरा भाई बन गया था और उसने उसे किसी भी नुकसान या दुख से बचाने की प्रतिज्ञा भी की थी। गीता गांधी को सचमुच ऐसा महसूस हुआ जैसे वे अचानक किसी स्वप्नलोक में पहुंच गई हों। गीता गांधी का हाथ धीरे से खींचते हुए सुमति ने कहा, गीता, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी मां और तुम्हारे साथ अमानवीय व्यवहार किया। अपना अंतिम नाम यून त्यागें और अग्रवाल के सदस्य के रूप में अपनी जड़ों की ओर लौटें। आज से तुम्हें अग्रवाल उपनाम अपनाना चाहिए। अपना नाम गीता अग्रवाल बताए। आप सेन कबीले के सदस्य होंगे और यून परिवार से आपका कोई लेना देना नहीं होगा। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद गीता गांधी ने आखिरकार सिर हिलाकर विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, आंटी, मैं समझती हूँ, लेकिन क्या सेन कबीले के अन्य सदस्य मुझे बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं देखेंगे? उसके चेहरे पर चिंता थी। सुमति के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। अच्छा, अब आप गीता अग्रवाल नाम से जानी जाएंगी। गीता, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके चचेरे भाई के साथ कोई भी आपको धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। आपको सेन कबीले के अन्य सदस्यों के बारे में चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि कुल की शक्ति घर के स्वामी या त्यागी बुजुर्गों के पास रहती है। हकीकत में यह आपका चचेरा भाई है जिसके पास सारी शक्ति है। कोई भी व्यक्ति उनकी बातों को नजरअंदाज करने का साहस नहीं करेगा। यहां तक कि मगध साम्राज्य का राजा भी इसका अपवाद नहीं है। एक बार फिर गीता अग्रवाल को सुमति की बातों से झटका लगा और फिर वह रुद्र की ओर मुड़ी। वह जानती थी कि रुद्र मगध साम्राज्य में सर्वोच्च स्थान रखता है, लेकिन वह ये नहीं सोचती थी कि वंश में भी उसका वही स्थान होगा, विशेषकर यदि वह परिवार के मुखिया और बुजुर्गों पर शासन करता हो। गीता अग्रवाल को खींचते हुए सुमति ने कहा, गीता, देर हो रही है, क्यों ना हम खाना खाने चलें? मैं आपको अपने पति और चांग बाई से मिलवा सकती हूँ। कुछ समय बाद आपकी चाची आपको आपके चाचा से मिलने शाही महल में ले जाएंगी। आपके चाचा शाही महल के कैप्टन कमांडर के रूप में काम करते हैं, इसलिए जब तक कोई महत्वपूर्ण काम न हो वे मिलने नहीं आएंगे। ये सुनकर कि उसके चाचा मगध साम्राज्य के कैप्टन कमांडर थे, गीता अग्रवाल वास्तव में इस तथ्य को पुष्ट कर सकी कि कुछ ही घंटों में उनकी स्थिति ने विश्व परिवर्तनकारी परिवर्तन ला दिया था। यून परिवार की स्वर्णिम बेटी होने की तुलना भी नहीं की जा सकती। फिर भी ये परिवर्तन बहुत अचानक हुआ था। उसे प्रतिक्रिया देना कठिन लगा। अगर मेरी मां को पता होता कि आंटी जिंदा और स्वस्थ हैं, तो शायद उनकी मौत न होती, गीता अग्रवाल ने मन ही मन सोचा। इसके बाद रुद्र और उसकी मां गीता अग्रवाल को भोजन के लिए भोजन कक्ष में ले गए। मेज पर गीता अग्रवाल की मुलाकात परिवार के मुखिया और उनकी अन्य पत्नियों से हुई। सुमति ने उन्हें गीता अग्रवाल की पहचान बताई, लेकिन उन्होंने अग्रवाल से संबंधित मामलों की गहराई से जानकारी नहीं दी थी। उन्होंने केवल इतना बताया कि गीता अग्रवाल उनकी बहुत समय पहले खोई हुई बहन की बेटी थी। सभी ने बिना किसी आपत्ति के गीता अग्रवाल का स्वागत किया। आखिरकार यह सब सुमति के उत्कृष्ट पुत्र के कारण ही संभव हुआ। भोजन बहुत ही उत्साहपूर्ण था और राठौर सेन, सरिता और अर्मिला ने गीता अग्रवाल के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया। एकमात्र व्यक्ति जिसने अस्वाभाविक व्यवहार किया वह तीसरी चाची रुचिका थी। तीसरी चाची ऐसी थी जिनसे आजकल रुद्र को मिलना भी अच्छा नहीं लगता था। बचपन से ही वह हमेशा उस पर आपत्ति जताती थी और हर बात पर उससे लड़ती थी। जब वह सेन कबीले में वापस लौटा था तो तीसरी चाची इतनी नाराज हो गई थी कि वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। यदि वह उसकी चाची न होती तो रुद्र उसे कभी माफ नहीं करता। भोजन के बाद सुमति गीता अग्रवाल को अपने कमरे में ले गई, जबकि रुद्र अकेले ही आराम करने के लिए परिसर में स्थित अपने भवन में चला गया। रात जल्दी ही दिन में बदल गई। सुबह रुद्र ने सुमति और गीता अग्रवाल को उड़ाने से पहले राठौर सेन से विदाई ली। वे जागीर से सीतापुर राज्य की ओर चले गए। सुमति के मन में अपनी छोटी बहन को मारने वाले के प्रति गहरी नफरत थी। किसी की बात सुने बिना वह चाहती थी कि रुद्र उसे सीतापुर राज्य में ले आए ताकि वह बदला ले सके। समझौता करने में असमर्थ रुद्र उसे सीतापुर साम्राज्य में ले जाने के लिए सहमत होने से पहले केवल असहाय रूप से बगल से देख सकता था।
कई घंटों की उड़ान के बाद रुद्र रजतपुर शहर में उसी सराय में वापस आ गया। उस समय राजीव, आद्या, राघव और दक्ष सभी सराय से बाहर निकल रहे थे। जब उन्होंने देखा कि रुद्र तुरंत वापस आ गया है तो वे उसे देखकर उत्साहित हो गए। जब उनकी नजर उसके बगल में बैठी सुमति पर पड़ी तो वे हैरानी से उसे देखने लगे। आह सासू माँ, आप यहाँ क्यों आई? आद्या ने श्वेत वस्त्रधारी किंतु सुंदर सुमति से आश्चर्य से एक प्रश्न पूछा। सुमति मुस्कुराई और रुद्र की ओर मुड़ने से पहले आद्या को कई शब्दों में अभिवादन किया। अधीरता से उसने कहा, जियांगर, मेरी छोटी बहन का हत्यारा कहाँ है? दक्ष की ओर मुड़कर रुद्र ने आदेश दिया, युन परिवार के मुखिया को बाहर लाओ। जल्द ही दक्ष ने युन परिवार के मुखिया की पतली और पीली आकृति को बाहर ला दिया। जब सुमति ने अपनी बहन के हत्यारे को देखा तो वह अपना संयम बरकरार नहीं रख सकी। इस प्रकार उसने तुरंत क्रोध में उस आदमी पर लात मारना शुरू कर दिया। अरे अनैतिक जानवर, बहन युनहाई निस्संदेह आपके लिए एक खजाना थी, फिर भी आप उस खजाने को संजोने में विफल रहे जो मेरी बहन थी। इससे भी बदतर, तुमने उसे पीट पीट कर मार डाला। मैं तुम्हें इस अपराध की कीमत अपनी जान देकर चुकाऊंगा। सुमति पीड़ा में चिल्लाने लगी और उसने उस आदमी को बुरी तरह पीटा। जब वह अपनी सबसे छोटी बहन के बारे में सोचती थी और कैसे उसे इस आदमी ने मार डाला था तो वह केवल पीड़ा महसूस कर सकती थी। सुमति की हरकतों को देखकर राजीव, आद्या, दक्ष और राघव आंखें फाड़े और मुंह खोले खड़े रहे। वे पूरी तरह से हैरान थे। वे केवल उसे और फिर एक दूसरे को देख सकते थे, लेकिन उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि क्या करें या क्या कहें। शोक में डूबी गीता गांधी भी खुद को रोक नहीं पाई। वह लगातार रोते हुए अपने पिता के सिर पर दोनों पैरों से लात मारती रही। रुकना गीता, मैं तुम्हारा पिता हूं। हो सकता है कि मैंने आपकी मां के साथ गलत किया हो, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा परिवार हूं। तुम्हारे पिता ने गलत किया है, तुम्हारे पिता माफी मांगना चाहते हैं। कृपया अपने पिता को माफ कर दो। यदि तुम अपने पिता को विषर औषधि नहीं दोगे तो तुम्हारे पिता इस जहर से मर जाएंगे। वह अपना सिर जमीन पर रखकर चिल्लाया। उसका शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था और जहर ने उसकी जड़ें जमा ली थीं। उसके शरीर की सबसे बुनियादी मोटर क्रियाएं भी नष्ट हो चुकी थीं। अब उसके बचने का एकमात्र तरीका यह है कि उसकी बेटी उसे विषर औषधि दे। आप मेरे पिता बनने के योग्य नहीं हैं। मेरा कोई पिता तुम्हारे जितना क्रूर नहीं है। अब से मैं अपना अंतिम नाम यून त्याग दूंगा और उपनाम भी अपनाऊंगा। गीता अग्रवाल रो पड़ी। कुछ देर तक उस आदमी को बुरी तरह पीटने के बाद दोनों महिलाएं अंततः सांस लेने के लिए रुकीं। गीता, अपनी आंटी को अपनी मां की कब्र दिखाने ले जाओ, सुमति ने आदेश दिया। सिर हिलाते हुए गीता अग्रवाल समूह को सराय से दूर ले गईं, जबकि दक्ष को एक बार फिर यून परिवार के मुखिया की सुरक्षा का जिम्मा सौंप दिया गया। शीघ्र ही समूह रजतपुर शहर के बाहर एक छोटी सी गुफा में पहुंच गया। रजनी अग्रवाल की समाधि काफी साधारण थी, जिसमें एक छोटा सा टीला था और समाधि का पत्थर किसी व्यक्ति की आधी ऊंचाई का था। कब्र के पत्थर पर लिखा था, रजनी अग्रवाल की कब्र। रजनी अग्रवाल की साधारण और अपरिष्कृत समाधि को देखकर सुमति की आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे। धीरे धीरे कब्र के पास घुटनों के बल बैठकर उसने धूल भरे कब्र के पत्थर को सावधानी से छुआ, जैसे वह उसकी बहन का चेहरा हो, न कि कोई ठंडा कठोर पत्थर। सुमति रजनी अग्रवाल की कब्र के पास घुटनों के बल बैठ गई और कब्र के बर्फ जैसे ठंडे पत्थर को कोमलता से छुआ। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें बह निकलीं और उसका चेहरा दुखी हो गया। वह मन ही मन 20 साल पहले की बात सोचती रही जब वह अपनी छोटी बहन रजनी अग्रवाल के साथ थी। उसके लिए हर दिन खुशी और आनंद का दिन होता था। वे व्यवहारिक रूप से अविभाज्य थे। वे एक दूसरे के साथ खेलते थे, एक दूसरे के साथ खाते थे और कभी अलग नहीं होते थे। बहन युनहाई, सब कुछ आपकी बहन की गलती थी। मैं कुछ भी करने में असमर्थ था। अगर मुझे पता होता कि तुम भी बच गए हो तो मैं तुम्हें कभी ऐसी हालत में नहीं पहुंचने देता। बहन युनहाई, आपने उन वर्षों में बहुत कष्ट सहे हैं। यहां तक कि आपकी मृत्यु में भी आपकी कब्र एक साधारण कब्र है। अपनी बड़ी बहन को तुच्छ होने के लिए दोषी ठहराओ। सुमति दुख से रो पड़ी। माँ, आपकी बेटी जल्द ही आपसे बदला लेगी। आपकी बेटी स्वयं उस जानवर को मार डालेगी जिसने आपकी जान ली। कृपया माँ, शांति से आराम करो। गीता अग्रवाल कब्र के पास घुटनों के बल बैठ गईं और सुमति के साथ विलाप करने लगीं। उनके चेहरों पर पीड़ा भरी झलक देखकर रुद्र के अंदर दुख की लहर दौड़ गई। जहां वह एक तरफ खड़ा था लेकिन वह कुछ नहीं बोला। उसके ठीक बगल में बैठे राजीव, आद्या और राघव सभी अपने सामने के अजीब दृश्य को देखकर अचंभित थे। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। नहीं उन्हें गीता अग्रवाल की मां और सुमति के बीच अचानक आए रिश्ते का पता चला। थोड़ी देर बाद चुप न रह पाने के कारण आद्या ने आखिरकार रुद्र के कान में फुसफुसा कर कहा, रुद्र, यहाँ क्या हो रहा है? ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? रुद्र ने आह भरते हुए बताया, गीता गांधी की माँ और मेरी माँ बहनें थीं। अब वह गीता गांधी नाम से नहीं जानी जाती।
अब वह गीता अग्रवाल के नाम से जानी जाती हैं। असल में वह मेरी चचेरी बहन है। इस जानकारी को सुनकर राजीव और आध्या का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या युन परिवार की छोटी बेटी आपकी छोटी चचेरी बहन है? आध्या ने आश्चर्य से कहा। ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। राजीव भी रो पड़े और फिर उन्होंने गीता अग्रवाल की ओर देखा जो कब्र के पास रो रही थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जो सुनहरी बेटी 2 दिन पहले उनके कमरे में घुस आई थी वह वास्तव में रुद्र की चचेरी बहन होगी। रुद्र ने अपनी मां को कुछ देर तक दुख में रोते हुए देखा, फिर अंततः उसे सांत्वना देने के लिए उसके पास गया। मां, कृपया दुखी मत होइए। मृतक वापस जीवित नहीं हो सकते और आंटी युनहाई का निधन कई साल पहले हो गया था। अपने आंसू पोंछते हुए सुमति ने हल्की सी सिसकी ली। बहन युनहाई, इतने सालों तक अकेले इस जगह पर आराम करते हुए आपको बहुत अकेलापन महसूस हुआ होगा। मेरी बहन, चिंता मत करो। अब जब मैंने अंततः तुम्हें पा लिया है तो कोई रास्ता नहीं है कि मैं तुम्हें सेन मैनर वापस न लाऊं। मैं प्रतिदिन आपके साथ रहूंगा। अब तुम अकेले नहीं रहोगे। कब्र के पत्थर के पीछे जाकर सुमति ने धीरे से पत्थर को गले लगाया और अपने आंसू नीचे की कठोर धरती पर गिरा दिए। वर्षों तक हवा, बारिश और कड़ी धूप की मार झेलने के कारण मिट्टी सूखी और सख्त हो गई थी। अपनी कोमल उंगलियों से मिट्टी खोदने के कई प्रयासों के बाद सुमति की उंगलियां घिस गईं और उनमें से खून बहने लगा। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और न ही इसकी परवाह की। अपनी उंगलियों में जो दर्द उसने महसूस किया वह उसके दिल में महसूस किए गए दर्द से अतुलनीय था, इसलिए उसने अपनी पूरी ऊर्जा के साथ कब्र के पत्थर को खोदना शुरू कर दिया, अपनी बहन की कब्र को यहां से दूर ले जाने के विचार से। ये दृश्य देखकर रुद्र को बहुत दुख हुआ। जल्दी से अपनी मां की बांह पकड़ते हुए उसने विनती की, मां, ऐसा मत करो, रुक जाओ। अपने बेटे को ये काम करने दो, कृपया अभी आराम करो। सुमति ने सिर हिलाया, नहीं, मुझे अपनी बहन को स्वयं बचाना होगा। मैं अपनी बहन युनहाई को अपने दोनों हाथों से सेन मैनर वापस ले जाऊंगा। पूरी ताकत से खुदाई करने के कारण उसकी पहले जैद जैसी दिखने वाली उंगलियां गंदगी और खून से भर गईं। जमीन उसके खून से सन गई थी। मां, कृपया अपने बेटे को आपकी मदद करने दीजिए। यदि वह उसे नहीं रोक सका तो रुद्र को अपनी मां की योजना का पालन करना होगा और स्वयं भी इसमें भाग लेना होगा। अपनी आधी ऊंचाई तक कब्र खोदने के लिए आगे बढ़ते हुए रुद्र ने अपनी मां की पीड़ा को यथासंभव कम करने की पूरी कोशिश की। गीता अग्रवाल भी तुरंत उन दोनों के साथ कब्र के पास पहुंच गईं। तीनों ने मिलकर केवल अपने हाथों से कब्र खोदी। मां, आपकी बेटी ने आपको इतने सालों तक इस उजाड़ बंजर भूमि पर अकेले आराम करने देकर आपके साथ गलत किया है। मां, जल्द ही आपको एक नया घर और परिवार मिलेगा। आपकी बेटी आपके पीछे वहां आएगी। अब आप अकेले नहीं रहेंगे। मुझे आपकी मदद करने दीजिए आंटी। आध्या इस प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुई। अपने आंसुओं को रोकते हुए वह कब्र के सामने घुटनों के बल बैठ गई और अपने कोमल सफेद हाथों से मिट्टी खोदने लगी। राजीव ने ये सब देखते हुए अपने चेहरे पर एक उलझन भरी भावभंगिमा प्रदर्शित की। बिना कुछ कहे वह आद्या के नक्शे कदम पर चलते हुए कब्र के पास घुटनों के बल बैठ गया और अपनी उंगलियों से मिट्टी खोदकर नीचे कब्र खोदने लगा। अंत में राघव भी उनके प्रयास में शामिल हो गया। सभी लोगों की व्यवस्थित गतिविधियों के तहत कब्र को शीघ्रता से खोदा गया। धरती से मात्र 2 मीटर नीचे एक काला ताबूत था। मां, इस ताबूत को देखकर गीता अग्रवाल का दुख दर्द एक साथ एक दर्द भरी चीख के रूप में फूट पड़ा। यदि रुद्र ने उसे नहीं रोका होता तो संभवतः वह ताबूत को पकड़ने के लिए नीचे कूद जाती। इस कीचड़ से सने ताबूत को देखकर रुद्र का हृदय दुख से भर गया। मन ही मन एक आह भरते हुए उसने विश्व की ऊर्जा का उपयोग करके धीरे धीरे ताबूत को जमीन से ऊपर उठा लिया। उसने उसे सावधानीपूर्वक खुले मैदान में रख दिया। ताबूत के पास पहुंचकर सुमति के रक्तरंजित हाथों ने ताबूत पर लगी धूल को धीरे से पोंछा, मानो वह किसी अमूल्य रत्न को सावधानी से चमका रही हो। बहन युनहाई, 20 साल कितनी जल्दी बीत गए। क्या तुम अब भी मुझे पहचानते हो? यह मैं हूं, आपकी बड़ी बहन युनतियान। सुमति बुदबुदाई। युनहाई, अपनी बहन के साथ घर आओ। मैं प्रतिदिन आपके साथ रहूंगा। अब तुम अकेले नहीं रहोगे, ठीक है? गीता अग्रवाल ताबूत पर आधी गिर पड़ी और उनकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। उसके आंसू इतने भारी थे कि रोने से उसकी आंखें लाल हो गई थीं। मां, गीता अग्रवाल, हमें ताबूत को जल्दी से शहर वापस ले जाना चाहिए। इतने साल इस बंजर भूमि में दफन रहने के बाद मुझे यकीन है कि आंटी इस जगह से तंग आ चुकी होंगी। रुद्र ने उन्हें सांत्वना दी। इस बार सुमति और गीता अग्रवाल की ओर से कोई विरोध नहीं हुआ। वे दोनों रुद्र के सुझाव से सहमत हो गए। रुद्र के कहने पर वह ताबूत लेकर वहां से चला गया। ताबूत को थामे रुद्र अनगिनत दर्शकों की निगाहों के सामने राजतपुर शहर में पुनः प्रवेश कर गया। वे इस विचित्र दृश्य को देखकर पूरी तरह हतप्रभ होकर उसे देखते रहे। क्या तुम्हें लगता है कि उस आदमी को कोई बीमारी या कुछ और है? ये सारी मिट्टी देखिए, मुझे लगता है उसने इसे अभी अभी जमीन से खोदकर निकाला है।
क्या वह इसके साथ शहर में प्रवेश करने की योजना बना रहा है? क्या वह नहीं जानता कि ऐसा करना मना है? मुझे यकीन है कि वह नियमों को बिल्कुल नहीं जानता है। चलो देखते हैं कि गार्ड उसे रोकते हैं या नहीं। असंख्य सैनिकों और भाड़े के सैनिकों ने रुद्र की ओर इशारा करते हुए उसका उपहास किया। रुद्र ताबूत को कंधे पर उठाकर तेजी से शहर में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ा। एक सैनिक तुरंत रुद्र को रोकने के लिए आगे आया। ये देखकर कि रुद्र एक ताबूत ले जा रहा है, सिपाही ने उसे एक आवारा व्यक्ति समझा जिसके पास संभवतः कोई पैसा नहीं हो सकता, और उसने निर्णय लिया कि उसके साथ शिष्ट व्यवहार करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ऊंची और शक्तिशाली आवाज में उसने कहा, तुरंत रुक जाओ। हमारे रजतपुर शहर ने किसी भी ताबूत को शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी है। यदि आप शहर में प्रवेश करना चाहते हैं, दफा हो जाओ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, रुद्र ने सैनिक को सीने पर जोरदार लात मारने का आदेश दिया, जिससे वह उड़ गया। वहां एक उपद्रवी है, उसे गिरफ्तार करो। मानो किसी ततैया के छत्ते में छेद हो गया हो, सैनिकों का एक समूह अपने हथियार उठाए हुए उड़ता हुआ बाहर आया। शहर की दीवारों के ऊपर कई सैनिकों ने रुद्र पर गोली चलाने के लिए अपने क्रॉसबो तैयार कर रखे थे। आज की घटनाओं से रुद्र का मूड खराब हो गया था, और सैनिकों की परेशान करने वाली भनभनाहट से उसकी हत्या की मंशा बढ़ती हुई महसूस हुई। इतने सारे सैनिकों के उस पर आक्रमण करने से रुद्र की आंखों से बर्फीली चमक निकल आई, और फिर उसकी हत्या की भावना उसके शरीर से बाहर निकल आई, जिससे आसपास का तापमान कई डिग्री नीचे गिर गया। उनके निकट आने वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत ऐसा महसूस होता था मानो उन्हें बर्फीले ठंडे पानी में डुबो दिया गया हो, जिससे वे वहीं रुक गए हों। शहर की दीवारों पर शहर के रक्षकों का कप्तान अपने आप से बुदबुदाया, हे भगवान! 3 प्रमुख कुलों के प्रमुखों की मृत्यु के साथ हमारे रजतपुर शहर ने भारी मात्रा में सैन्य शक्ति खो दी है। नीलामी घर में उन बेहद ताकतवर युवाओं के परिणामस्वरूप हमारे नगर के स्वामी ही एकमात्र पृथ्वी संत मास्टर बचे हैं। उम्र में वे मुझसे छोटे हैं, लेकिन शक्ति में वे मुझसे अतुलनीय रूप से अधिक शक्तिशाली हैं। उनमें से एक तो छठे चक्र का पृथ्वी संत मास्टर भी है। वे किसी भी दिन स्वर्ग संत मास्टर बन जाएंगे। कितना अकल्पनीय है, ये कितना अकल्पनीय है। मुझे आश्चर्य है कि वे किस परिवार से हैं। कमांडर की आंखों में ईर्ष्या झलक रही थी। उसी समय रुद्र की ओर से आ रही हत्या की मंशा ने सेनापति को तुरंत उसके विचारों से झकझोर दिया। हत्या की तीव्र मंशा को महसूस करते हुए कमांडर डर से पीला पड़ गया। अपनी कुर्सी से उठते हुए वह चिल्लाया, ये कैसी हत्या की मंशा है? ये कहां से आ रहा है? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, कमांडर उस इमारत से बाहर भाग रहा था जिसमें वह था। जब सेनापति ने नीचे रुद्र को घेरे सैनिकों को देखा, तो उसकी आंखें तुरंत फैल गईं और उसके चेहरे का बचा हुआ सारा रंग भी उड़ गया। वह हड़बड़ाहट में चिल्लाया, अपना हाथ रोक लो। सभी सैनिक तुरंत नीचे खड़े हो जाओ। जैसे ही वह चिल्लाया, कमांडर को स्वर्गीय रजतपुर नीलामी घर में देखे गए दृश्य की याद आ गई। उनके मन में यह बात गहराई से बैठ गई थी कि लोगों का यह नया समूह ऐसा नहीं था जिसे वे किसी भी कीमत पर अपमानित कर सकें। सेनापति को उन्हें रुकने का आदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि रुद्र के चारों ओर के सैनिक पहले से ही पूरी तरह रुक चुके थे। भयभीत आंखों से उन्होंने रुद्र से निकलती हुई जानलेवा आभा को देखा। रुद्र से पूरी तरह भयभीत होकर एक भी सैनिक पहले की तरह आक्रामक व्यवहार करने का साहस नहीं कर सका। सेनापति को भय हुआ कि सैनिकों ने रुद्र को क्रोधित कर दिया है और वह क्रोध में आकर उन सभी का वध कर देगा, इसलिए सेनापति ने एक क्षण भी देर नहीं की। वह दीवार से कूदकर रुद्र के पास भागा। जब उसने रुद्र के चेहरे पर अंधकार और अशुभ भाव देखा, तो सेनापति का चेहरा घबरा गया और उसका शरीर कांपने लगा। उनके सामने खड़ा ये युवक वही व्यक्ति था जिससे मिश्रा वंश को भी डर नहीं था। ऐसी शक्ति रजतपुर शहर के लिए सोचने से भी परे थी। महाराज, कृपया अपना क्रोध शांत करें। यह मेरी लापरवाह अनुशासन से पैदा हुई गलती थी। आपका विनम्र सेवक इन दुष्टों को उचित दंड देगा जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। यह आशा है कि आप दूसरा गाल भी आगे कर देंगे और जो कुछ अभी हुआ है उसे भूल जाएंगे तथा जो बीत गया उसे भूल जाएंगे। सेनापति ने शीघ्रता से एक मोहक मुस्कान और सम्मानपूर्ण सलाम के साथ रुद्र से क्षमा मांगी। उन्हें डर था कि यह छोटा सा अपराध रजतपुर शहर पर एक और विपत्ति का कारण बनेगा। सेनापति ने रुद्र के चेहरे को ध्यान से देखा और फिर जल्दी से पीछे मुड़कर चारों ओर खड़े सैनिकों की ओर देखने लगा। वह निश्चित रूप से इन सैनिकों के प्रति उतना सम्मानपूर्ण नहीं होगा जितना वह रुद्र के प्रति था। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसके मुंह से एक ऊंची आवाज निकली, तुम अंधे कमीने! यहाँ स्वामी के विरुद्ध इतना अशिष्ट व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या आप जीने से थक गए हैं? यहाँ इस स्वामी के खिलाफ खड़ा होने वाला मूर्ख कौन था? तुरंत सामने खड़े होकर क्षमा की भीख मांगो। सैनिकों के भीतर थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई, फिर अंततः एक पीला चेहरा वाला सैनिक समूह के पीछे से लड़खड़ाता हुआ बाहर आया। उसकी छाती पर एक स्पष्ट पदचिह्न था, जिससे पता चलता था कि वह वही सैनिक था जिसे रुद्र ने सबसे पहले लात मारी थी।
सिपाही के पास जाकर उसने अपना पैर सिपाही के नितंब पर मारा और उसे डांटने लगा, जल्दी करो और स्वामी से क्षमा मांगो। कमांडर ने उसे इतनी जोर से लात मारी कि सिपाही रुद्र के पैरों के पास जमीन पर गिर पड़ा। सैनिक के चेहरे पर जरा भी क्रोध नहीं था, केवल पूर्ण और घोर भय था। वह इस तथ्य से पूरी तरह अवगत था कि उसने सबसे बुरे व्यक्ति को क्रोधित कर दिया है। महाराज, इस नीच सैनिक ने गलत काम किया है। इस आंख विहीन सैनिक ने गलती की है और मेरे स्वामी का बहुमूल्य समय बर्बाद किया है। मेरे स्वामी, कृपया उदार बने और अपने अधीनस्थ की जान बख्श दें। सिपाही ने रुद्र के सामने ही दयनीय ढंग से विलाप किया। इस समय उस आदमी के मन में इतना अधिक पश्चाताप था कि उसकी इंद्रियां हरी हो गई थीं। भारी और गहरे भाव के साथ रुद्र की ठंडी आंखें उसके सामने खड़े सैनिक को घूर रही थीं। आज घटित हुई घटनाओं की श्रृंखला ने पहले ही उसके हृदय को उदास कर दिया था, जिससे उसका स्वभाव और भी चिड़चिड़ा हो गया था। जब सैनिक ने उसे अपनी चाची यूनहाई का ताबूत शहर में ले जाने से रोका था, तो रुद्र सचमुच हत्या करने के लिए तैयार था। यदि कमांडर ने समय पर माफी नहीं मांगी होती तो संभवतः शहर के द्वार के सामने खून खराबा हो गया होता। इस समय तक आध्या रुद्र के पास आ चुकी थी और उसने उसका बायां हाथ पकड़ लिया था। रुद्र, जाने दो इसे। ऐसे छोटे मोटे मामलों पर समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आद्या के शब्दों के परिणामस्वरूप रुद्र के शरीर के चारों ओर की जानलेवा आभा धीरे धीरे खत्म हो गई। वह अभी भी अपने सामने घुटनों के बल बैठे सैनिक को ठंडी निगाहों से देखता हुआ चिल्लाया, भागो। ये देखकर कि स्थिति स्थिर हो गई है, कमांडर ने मन ही मन रोकी हुई लंबी सांस छोड़ी। सिपाही के कपड़े पकड़कर उसे एक तरफ फेंक दिया और गुस्से से चिल्लाया, जल्दी करो और रास्ते से हट जाओ। प्रभु का मार्ग मत रोको। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने सौहार्दपूर्ण लहजे में रुद्र से कहा, महाराज, यदि आप चाहें तो कृपया नगर में प्रवेश करें। इससे आपका कीमती समय और अधिक बर्बाद नहीं होगा। कृपया, आपकी यात्रा सुखद हो। राजतपुर नगर में ताबूत जैसी अशुभ वस्तुओं को ले जाने पर प्रतिबंध के बावजूद रुद्र के प्रवेश पर सेनापति ने उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। इसके विपरीत कमांडर ने अत्यंत सम्मान के साथ उसका स्वागत किया, मानो वह उसे नाराज करने से डर रहा हो। बिना एक और शब्द कहे रुद्र ने रजनी अग्रवाल के साथ ताबूत को शहर में फेंक दिया। उनके पीछे भारी चेहरे के साथ सुमति, आद्या, राजीव, राघव और गीता अग्रवाल भी थे। शहर में प्रवेश करने के बाद शहर के द्वार के पास का क्षेत्र अंततः सामान्य रूप से चलने लगा। इस आदान प्रदान के परिणामस्वरूप बहुत से लोग रुक गए थे, लेकिन उनमें से एक भी व्यक्ति ने इस घटना के बाद बात नहीं की। हर कोई चुपचाप विस्मय से पीछे हटते हुए रुद्र और उसके समूह की आकृतियों को देख रहा था। व्यापारियों और भाड़े के सैनिकों की नज़र में शहर के पहरेदारों को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। यद्यपि ये सैनिक भाड़े के सैनिकों से अधिक शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी वे एक सैन्य के रूप में सीतापुर साम्राज्य की सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यदि कोई संघर्ष होता था तो संपूर्ण सीतापुर साम्राज्य जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध वारंट या इनाम घोषित कर देता था, यदि उसके पास उचित समर्थन नहीं होता था। जिन लोगों ने सबसे पहले उस युवक को ताबूत को दरवाजे की ओर ले जाते देखा था, उन्होंने देखा था कि युवक ने एक गार्ड को लात मारकर घायल कर दिया था, और यह भी देखा था कि उसी युवक के सामने नगर के गार्डों के कमांडर ने झुककर उससे क्षमा मांगी थी और कुत्ते की तरह उसकी सेवा की थी। हर कोई केवल यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था कि युवक की क्या ताकत थी कि कमांडर उससे इतना डरता था। अपने कंधों पर अभी भी गंदे ताबूत को उठाए रुद्र शहर की सड़कों पर तेजी से चल रहा था, जिससे हर कोई उसकी ओर देख रहा था। रुद्र जिनके पास से गुजरता वे रुक जाते और विचित्र भाव से उसकी ओर देखने लगते। हाथ में ताबूत लेकर शहर में प्रवेश करना रजतपुर शहर में एक अत्यंत दुर्लभ दृश्य था। शहर में ताबूत जैसी अशुभ वस्तुओं का प्रवेश वर्जित था। उन्हें केवल बाहर ही छोड़ा जा सकता था। हालांकि उनमें से बहुतों ने रुद्र को कई दिनों पहले स्वर्गीय रजतपुर नीलामी घर में 5 पृथ्वी संत गुरुओं की हत्या के लिए जिम्मेदार माना। उनकी आंखों में भय के भाव दिखाई देने लगे। जल्द ही रुद्र ताबूत को वापस सराय में ले आया। सराय में प्रवेश करते ही उसने एक वेटर को डरा दिया, जो चिल्लाया, ग्राहक, आप इस प्रतिष्ठान में ताबूत कैसे ला सकते हैं? हमारे शहर में इसे रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, कृपया इसे हटा दें, अन्यथा आप अन्य ग्राहकों को डराकर भगा देंगे। शोरगुल सुनकर सराय मालिक दौड़कर बाहर आया। जब उसने ताबूत देखा तो उसने शर्मिंदगी भरे भाव से कहा, प्रिय ग्राहक, कृपया आप ताबूत रखने के लिए कोई और जगह ढूंढ सकते हैं। हम अपनी सराय में ऐसी वस्तु नहीं रख सकते, अन्यथा हमारे अन्य ग्राहक यहाँ विश्राम करने का साहस कैसे कर सकेंगे? आगे बढ़ते हुए राजीव ने सराय मालिक की हथेली पर कुछ बैंगनी सिक्के रख दिए, फिर हम पूरी सराय किराए पर दे देंगे। यदि वे यहाँ रहने को तैयार हैं तो उन्हें रहने दो, यदि वे ऐसा नहीं करते तो वे खो सकते हैं। ये शब्द मत बोलो और हमारे रास्ते से हट जाओ। राजीव ने सराय मालिक को जो बैंगनी सिक्कों का ढेर दिया था, वह कई महीनों तक सराय के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त था।
इतनी बड़ी रकम अपने हाथ में आते देख सराय मालिक की पहले से चिंतित भौहें ढीली पड़ गईं और वह प्रसन्नता से ऊपर उठ गया। जल्दी से सिक्के रखते हुए उसने कहा, हाँ अच्छी बात कही। ताबूत तो एक छोटी सी बात है, इसमें चिंता करने लायक कुछ भी नहीं है। प्रिय अतिथिगण, कृपया आप अंदर आइए। जब रुद्र और अन्य लोग सीढ़ियों से ऊपर चले गए तो सराय मालिक ने अत्यंत प्रसन्नता से उन बैंगनी सिक्कों को दोनों हाथों से पकड़ लिया। वे स्वामी कितने उदार हैं। ये बैंगनी सिक्के इस सराय को महीनों तक चलाने के लिए पर्याप्त से कहीं अधिक हैं। ये हमारे लिए अप्रत्याशित लाभ था, ये निश्चित रूप से हमारे लिए लाभ था। किनारे पर खाना खा रहे कुछ भाड़े के सैनिकों ने उस समय बोलना चुना, सराय मालिक, आपके शब्दकोश में डर शब्द नहीं है ना? क्या तुम्हें पता है कि जिन लोगों ने तुम्हें पैसे दिए वे कौन हैं? बेशक मुझे पता, वे किसी संपन्न परिवार के युवा स्वामी होंगे। और कहां से उनके पास इतना पैसा होगा? सराय वाला जवाब में हंसा। यहाँ मैं तुम्हें बताता हूँ, वे युवा ही थे जिन्होंने इस शहर के 3 कुलों के पृथ्वी संत मास्टरों को मार डाला था। यहाँ तक कि मिश्रा वंश के 2 पृथ्वी संत गुरुओं को भी उन्होंने मार डाला, भाड़े के सैनिक ने समझाया। तुरंत ही सराय मालिक के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या वे ही हैं जिन्होंने तीनों को मार डाला? उसी भाड़े के सिपाही ने पुष्टि में सिर हिलाया। सही, जिस युवक ने तुम्हें सिक्कों का ढेर दिया था वह एक पृथ्वी संत मास्टर था जो स्वर्ग संत मास्टर बनने से केवल एक कदम दूर है। दुकानदार को यह एहसास हुआ तो उसके घुटने मुड़ गए। स्पष्ट कमजोरी के कारण फर्श पर गिरते हुए वह हताश होकर बुदबुदाया, हे भगवान, मैंने उनका पैसा ले लिया और यहाँ तक कि उनसे ये कहने की हिम्मत भी की कि वे अपना सामान कहीं और रख दें। तृतीय, मैं जीने से थक गया हूँ। रुद्र और अन्य लोग उस सराय में एक दिन और रुके। उसके बाद सैनिकों की एक पूरी टुकड़ी और उनके वर्ग 4 के जादुई जानवर सवार होकर राजतपुर शहर में घुस आए। वे कुल 50 थे और सभी ने काले कवच पहने हुए थे। जब शहर के सैनिकों ने श्रेणी 4 के जादुई जानवरों को देखा तो उनमें उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं हुई। उनसे कोई पूछताछ किए बिना ही शहर के सैनिकों ने उन्हें शहर में प्रवेश देने के लिए द्वार खोल दिए। 50 लोगों का समूह राजतपुर शहर की सड़कों पर तेजी से दौड़ता हुआ अंततः सराय के बाहर रुका। घोड़े से उतरकर वे सभी सराय में घुसे और सीधे रुद्र के कमरे की ओर चल पड़े। हम शाही रक्षक को अपना सम्मान अर्पित करते हैं। सैनिकों ने रुद्र का अभिवादन करते हुए झुककर सलामी दी। रुद्र की नजर काले कवचधारी सैनिकों पर पड़ी और फिर सेना का नेतृत्व कर रहे सैनिक पर पड़ी। अनिल, मैं देख रहा हूं कि तुम जल्दी आ गए। यदि यह आदरणीय शाही संरक्षक का आदेश है तो आपका सेवक मेरे सैनिकों को तुरंत आदेश देने में संकोच नहीं करेगा। बख्तरबंद आदमी ने जवाब दिया। वह शांतिपूर्ण साम्राज्य के सेनापतियों में से एक थे। अनिल, एक गाड़ी तैयार करो और मेरी चाची के ताबूत को मगध साम्राज्य में वापस ले जाने की व्यवस्था करो। रुद्र ने निर्देश दिया। रजनी अग्रवाल के ताबूत को मगध साम्राज्य में वापस लाने के लिए रुद्र ने उसे वापस ले जाने के लिए एक गाड़ी का उपयोग करने का निर्णय लिया था। ये रजनी अग्रवाल को सम्मानित करने का एक तरीका होगा और उन्हें घर वापस ले जाने का उचित तरीका भी होगा। इस तरह के मामले को बेतरतीब ढंग से नहीं सुलझाया जाना चाहिए, इसलिए रुद्र ने इस मामले को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका सोचा। बहुत समय नहीं लगा कि एक बड़ी गाड़ी सराय के ठीक सामने आकर रुक गई। कोई भी देखकर बता सकता था कि यह गाड़ी एकदम नई है। ये बहुत ही सुंदर था और इस पर बहुत सारे फूल लगे हुए थे, जैसे ये किसी त्योहार के लिए सजाई गई गाड़ी हो। रुद्र को रजनी अग्रवाल के ताबूत को सराय से बाहर ले जाते हुए देखा जा सकता है। फिर उसने उसे सावधानीपूर्वक गाड़ी में रखा। गाड़ी को पहले एक श्रेणी 1 जादुई जानवर के साथ किराए पर लिया गया था, लेकिन जानवर को जल्दी ही 9 श्रेणी 4 जादुई जानवरों से बदल दिया गया था। कम से कम राजतपुर शहर के निवासियों के लिए तो यह एक बड़ा बदलाव था। उन्होंने पहले कभी किसी को श्रेणी 4 के जादुई जानवर को सवारी के रूप में इस्तेमाल करते नहीं सुना था। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो समूह ने शहर में और अधिक समय नहीं बिताया। उन्होंने धीरे धीरे गाड़ी को शहर से बाहर निकाल दिया। उनमें से कई ने पैदल चलना चुना, लेकिन कम से कम 50 पूर्वी देवता तलवार सैनिक अपनी श्रेणी 4 जादुई पशु माउंट के शीर्ष पर बैठे रहे। वफादार रक्षकों की तरह उन्होंने सड़क पर चलते समय गाड़ी की दोनों तरफ से सुरक्षा की और लोगों ने उनके बारे में बातें की। राजतपुर शहर में इस तरह का जमावड़ा अभूतपूर्व था। यहाँ तक कि व्यापारी और भाड़े के सैनिक जो कई शहरों में गए थे वे भी स्तब्ध रह गए। जब गाड़ी निकट आई तो वे तेजी से रास्ते से हट गए और उन्होंने श्रेणी 4 के जादुई जानवरों को स्पष्ट रूप से देखा। जो लोग उनके मालिक थे वे निश्चित रूप से ऐसे लोग नहीं थे जिनके साथ वे खिलवाड़ कर सकें। गाड़ी और उसकी सुरक्षा में लगे लोग रजतपुर शहर से जल्दी से निकल गए और अब गाड़ी को खींचने के लिए पूरी सैन्य टुकड़ी तैयार थी, इसलिए वे और भी तेजी से आगे बढ़े। कुछ ही समय में गाड़ी मगध राज्य में वापस आ गई। रुद्र यून परिवार के मुखिया के बारे में नहीं भूला था। उन्होंने गाड़ी के पीछे से सैनिकों की एक टुकड़ी को अपनी देखभाल के लिए तैनात किया था। इस छोटी सी यात्रा में उन्हें लगभग 7 दिन लगे और वे मगध साम्राज्य के रामगढ़ शहर में वापस आ गए।
ये 7 दिन रुद्र, राजीव या अन्य सैनिकों के लिए कुछ खास नहीं थे, लेकिन गीता अग्रवाल और सुमति के लिए, जो इतनी दूर यात्रा करने की आदी नहीं थी, यात्रा के बीच में ही उनके चेहरे मुरझा गए और थक गए। घर लौटने के बाद भी सुमति ने अपने थके हुए शरीर की परवाह न करते हुए सेन वंश के सहायक गृहस्वामी से रजनी अग्रवाल के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए कहा। जब उसने ये समाचार सुना तो सहायक गृहस्वामी झिझकते हुए बोला, चौथी महिला, हमारे सेन कबीले के जीर्णोद्धार के तुरंत बाद किसी बाहरी व्यक्ति का अंतिम संस्कार करना थोड़ा अनुचित होगा। कबीले के बुजुर्ग इस बात से शायद सहमत नहीं होंगे। सुमति का चेहरा काला पड़ गया जब उसने कहा, कौन बाहरी व्यक्ति? यह मेरी बहन है। सहायक गृहस्वामी जी, आप तुरंत व्यवस्था कर देंगे। वह आदमी ने खुद को मुश्किल स्थिति में पाया। सेन कबीला कोई दो मुहा कबीला नहीं था। वे मगध साम्राज्य के भीतर कुलीनों का एक वंश थे। किसी बाहरी व्यक्ति का अंतिम संस्कार करना सहायक गृहस्वामी को अनुचित लगा। क्या तुमने सुना मेरी माँ ने क्या कहा? मेरी चाची को यहाँ दफनाने में क्या अनुचित है? जल्दी करो और तैयारी करो। रुद्र अचानक उनकी ओर आया और उस आदमी को तीखी नजर से देखा। रुद्र की क्रोधित निगाहों से चोट खाकर सहायक गृहस्वामी कांपने लगा। हाँ, 1000 क्षमा, चौथे गुरु। ये नौकर अभी तैयारी कर देगा। जब रुद्र ने बात की तो उस आदमी की हिम्मत नहीं हुई कि वह उससे बात कर सके। सेन वंश में रुद्र का स्थान सर्वोच्च था और वह इस बात से भली भांति परिचित था। सेन वंश को जो सम्मान और गौरव प्राप्त हुआ था वह पूरी तरह से रुद्र के योगदान के कारण था। जब रुद्र बोलते थे तो कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि कुल का कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति भी, ऐसा कोई शब्द बोलने का साहस नहीं करता था जो उनके शब्दों के विरोध में हो। सहायक गृहपाल के नेतृत्व में शाही रक्षक और कबीले के सेवक तुरंत अंतिम संस्कार और आवश्यक व्यवस्थाओं की तैयारी में जुट गए। अंत में मल्लिका स्वयं ही दूसरों को सलाह देने के लिए आगे आईं। सैकड़ों लोगों के संयुक्त प्रयास से सब कुछ पूरा होने में आधा दिन लग गया। रजनी अग्रवाल के ताबूत के चारों ओर ताजे फूल सजाए गए थे। सुमति ने वर्षों पुरानी यादों से अपनी बहन की तस्वीर वाला एक स्क्रॉल लटका रखा था। छवि से रजनी अग्रवाल एक बहुत ही राजसी व्यक्ति लग रही थी और छवि की जीवंतता के कारण कोई भी उनके और सुमति के बीच बहुत करीबी समानता देख सकता था। चित्र में एकमात्र दोष रजनी अग्रवाल के चेहरे पर था। वहां एक बहुत ही बुरा निशान था। सब कुछ हो जाने के बाद एक औपचारिक अंतिम संस्कार परियोजना शुरू हुई। रामगढ़ शहर के बाकी लोगों को यह दफन समारोह अजीब और भ्रमित करने वाला लगा, क्योंकि यह सेन वंश के समृद्ध समय के दौरान आयोजित किया गया था। इसके साथ ही रामगढ़ शहर में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। देखते ही देखते रामगढ़ शहर के अन्य 3 प्रमुख कुलों के मुखिया वहां आए और पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ था। इसी समय कई छोटे छोटे गुट भी अपनी सहानुभूति व्यक्त करने के लिए आए। उन्हें यह भी उम्मीद थी कि वे स्वयं अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे और परिवार से कुछ छोटी मोटी मदद पा सकेंगे। अंतिम संस्कार के दूसरे दिन मगध साम्राज्य के राजा अपने सेनापति जेम्स अग्रवाल और लगभग 500 सैनिकों के साथ रामगढ़ शहर में आए। यहाँ तक कि पवित्र प्रकाश अकादमी के प्रधानाचार्य खफिर को भी इसकी सूचना दे दी गई थी और वे अपनी अकादमी से वहां आने के लिए आए थे। सेन वंश की विशिष्ट स्थिति के कारण मगध साम्राज्य का संपूर्ण भविष्य अब इस वंश पर निर्भर था। अब जब अचानक से परिवार में अंतिम संस्कार का समय आ गया था तो पूरा शहर चौंक गया था और सोचने लगा था कि आखिर कौन सा महत्वपूर्ण व्यक्ति इस दुनिया से चला गया। इसी कारण राज्य की प्रमुख शक्तियां दौड़ी चली आईं। जब उन सभी को पता चला कि यह सुमति की बहुत समय से बिछड़ी हुई बहन थी तो सभी ने राहत की सांस ली। दूसरी ओर जेम्स अग्रवाल अभी भी उदास महसूस कर रहे थे। अंतिम संस्कार की खबर शीघ्र ही पूरे क्षेत्र में फैल गई और शीघ्र ही मगध साम्राज्य के कई गुटों को सेन वंश के भीतर हो रही घटनाओं के बारे में पता चल गया। इस घटना के बाद कई महत्वपूर्ण हस्तियां अपनी सहानुभूति व्यक्त करने के लिए रामगढ़ शहर आ पहुंची। यहां तक कि मयूर संप्रदाय के 2 महान बुजुर्ग भी व्यक्तिगत रूप से आए। उनके आने का एक कारण तो अपनी संवेदना व्यक्त करना था, दूसरा कारण यह था कि वे उन सभी वर्षों पहले उनके और रुद्र के बीच जो कुछ हुआ था उसके लिए क्षमा मांगना चाहते थे। वे अपनी माफी के लिए मोटी रकम भी साथ लेकर आए थे। संक्षेप में कहें तो रजनी अग्रवाल का अंतिम संस्कार बहुत महत्वपूर्ण था। न केवल मगध साम्राज्य के प्रमुख गुट यहां आए, बल्कि राजा स्वयं भी अपना सम्मान प्रकट करने आए। अंतिम संस्कार पूरे 7 दिनों तक चलता रहा। इस बार रजनी अग्रवाल की कब्र पहले की तरह उजाड़ जगह पर नहीं थी। इसके बजाय यह उस आंगन में था जहां सुमति परिसर के भीतर रहती थी। फेंगशुई के उद्देश्य से विशेष रूप से बनाया गया एक गहना रजनी की कब्र पर लगाया गया था और उसने कब्र को बहुत भव्य बना दिया था। अंतिम संस्कार समाप्त होने के बाद सभी लोग धीरे धीरे अपने घर वापस चले गए। घर में केवल जेम्स अग्रवाल ही बचे थे। वह एक मूर्ति की तरह रजनी अग्रवाल की कब्र के सामने 3 दिन तक बिना हिले डुले खड़े रहे, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था।
जेम्स अग्रवाल और सुमति दोनों एक ही माता पिता के भाई बहन थे, जिसका अर्थ है कि रजनी अग्रवाल के माता पिता भी जेम्स अग्रवाल के माता पिता ही थे। न केवल उनके बीच बहुत ही अच्छे रक्त संबंध थे, बल्कि वह और रजनी अग्रवाल बचपन से ही बहुत करीबी खेल साथी भी थे। बहन यूनहाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप उस दिन भी जीवित रहेंगी, और पड़ोसी शहर में भी। मुझे आपके बारे में पहले क्यों नहीं पता चला? अगर मुझे पता होता तो मैं हम तीनों को साथ रहने के लिए इकट्ठा कर लेता। लेकिन अब हम एक बार फिर यिन और यांग की सीमाओं से अलग हो गए हैं। जेम्स अग्रवाल की आंखें दुख भरी नजरों से कब्र की ओर देख रही थीं और वह फुसफुसाकर उससे कुछ कह रहा था। सुमति ने गीता अग्रवाल की बांह पकड़कर अपनी ओर खींचा। भैया, ये वही बेटी है जिसे बहन यूनहाई पीछे छोड़ गई थी। उसका नाम गीता अग्रवाल है। गीता अग्रवाल, ये आपके चाचा हैं। कवच पहने जेम्स अग्रवाल की ओर देखते हुए गीता अग्रवाल ने पुत्रवत आवाज में कहा, अंकल। जेम्स अग्रवाल की आंखें अंततः कब्र से बाहर निकलीं और जटिल भावनाओं के साथ 18 वर्षीय गीता अग्रवाल को देखने लगीं। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने आखिरकार कहा, हालांकि मेरी छोटी बहन रजनी अग्रवाल हमें छोड़कर चली गई हैं, लेकिन वह हमारे लिए एक बच्चा छोड़ गई हैं। गीता अग्रवाल, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब से तुम्हारे चाचा तुम्हारी रक्षा करेंगे। बहुत समय बाद पहली बार गीता अग्रवाल को महसूस हुआ कि उनके पास एक स्नेही परिवार है जो उनकी परवाह करता है और उन्हें प्यार करता है। एक परिवार जो उसकी रक्षा कर सके। एक परिवार जो यून परिवार से पूरी तरह अलग था। अपने नए परिवार के कारण उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जेम्स अग्रवाल ने एक बार फिर यूनहाई की कब्र की ओर देखा। यूनहाई का हत्यारा कहाँ है? उसे टिंडर हाउस में बंद कर दिया गया है। हम नहीं चाहते कि वह इतनी आसानी से मर जाए, इसलिए हमने उसे फिलहाल वहीं छोड़ दिया है। रुद्र ने जवाब दिया। गीता अग्रवाल ने बंदी को पहले ही उस जहर का प्रतिकारक दे दिया था, इसलिए अभी उसके मरने का कोई खतरा नहीं था। रुद्र को तब थोड़ी हिचकिचाहट हुई जब उसने देखा कि जेम्स अग्रवाल तेजी से टिंडर हाउस की ओर चल पड़ा। चाचा, उसे इतनी आसानी से मत मरने दो। मुझे पता है। जेम्स अग्रवाल ने पलटकर जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई। वह जल्दी से रुद्र की नजरों से ओझल हो गया। उसके लापता होने के कुछ समय बाद सेन कबीले के भीतर से एक दयनीय चीख सुनाई देने लगी। यह इतनी पीड़ा भरी चीख थी कि इसे सुनने वाला हर व्यक्ति बता सकता था कि उस व्यक्ति को यातना दी जा रही है। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया और सेन कबीले में जो अंतिम संस्कार किया गया था वह अंततः शांत हो गया और जल्द ही सभी ने उसे भूल दिया। गीता अग्रवाल और सुमति के दिल का दर्द धीरे धीरे कम होता जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद उनके चेहरों पर मुस्कान नहीं दिख रही थी। इस दौरान जेम्स अग्रवाल सेन मैनर में आधे महीने तक रहे। रजनी अग्रवाल की हत्या करने वाले के प्रति उसकी घृणा उसकी हड्डियों में समा गई थी और हर दिन वह यून परिवार के मुखिया को नरक जैसी पीड़ा देने के लिए अपने ज्ञात सबसे क्रूर तरीकों का इस्तेमाल करता था। उस आदमी के शरीर पर अपने सभी ज्ञात तरीकों का प्रयोग करने के बाद जेम्स अग्रवाल ने उस आदमी को अत्यंत कष्टदायक धीमी मौत दी। मरने के बाद उसने उस आदमी के शरीर को जंगली जानवरों के खाने के लिए मैदानों में फेंक दिया। जीवित और मृत अवस्था में उस व्यक्ति ने जो कुछ सहा था, उसे इस महाद्वीप पर सबसे बुरा अनुभव कहा जा सकता है। यून परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद रजनी अग्रवाल के प्रति प्रतिशोध अंततः समाप्त हो गया। इसके बाद जेम्स अग्रवाल ज्यादा समय तक वहां नहीं रुके और अगले दिन शाही महल के लिए रवाना हो गए। जेम्स अग्रवाल के चले जाने के बाद रुद्र और उसके माता पिता तथा कबीले के अन्य लोग एकत्रित हुए। वे ब्लैक फायर मर्सिनरीज का विकास जारी रखने के लिए परिसर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। चचेरे भाई, कृपया मुझे अपने साथ चलने दो। अचानक गीता अग्रवाल ने चेहरे पर गंभीरता के भाव के साथ रुद्र से जुड़ने को कहा। हैरान होकर रुद्र ने गीता अग्रवाल की ओर देखा। गीता अग्रवाल, मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वह बहुत ही भयानक है और खतरनाक और विभत्स मौतों से भरा है। आप जैसी युवा महिला को ऐसी जीवन शैली में शामिल नहीं होना चाहिए। इन कुछ दिनों के बाद रुद्र धीरे धीरे उसके प्रति आकर्षित हो गया था और उसे अपनी बहन भी मानने लगा था। गीता, यह महाद्वीप बहुत खतरनाक है और यहाँ सुरक्षित अभयारण्य बहुत कम हैं। तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, यहीं सेन मैनर में रहना चाहिए। यहाँ कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा, सुमति ने समझाया। गीता अग्रवाल ने सिर हिलाते हुए विनती की, आंटी, मैं हमेशा यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं पहले अकेले बाहर जाने में असमर्थ था। मैं स्वयं यह अनुभव करना चाहता हूँ कि यह महाद्वीप कैसा है। चचेरे भाई, कृपया मुझे अपने साथ ले चलो। रुद्र एक क्षण के लिए हिचकिचाया और अंततः उसके अनुरोध पर सहमत हो गया। ठीक है, यदि आप हमारे साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ये देखना कि यह महाद्वीप कितना खतरनाक है आपके लिए किसी भी मामले में एक वरदान होगा। चूंकि आपने अपना संत अस्त्र अभी तक साकार नहीं किया है, इसलिए मैं आपको अपनी प्रगति में तेजी लाने के लिए कुछ साधना संबंधी सलाह भी दे सकता हूँ। रुद्र की बात सुनकर सुमति को पता चल गया कि वह अपनी भतीजी को अब और नहीं रोक सकती। रुद्र को चेतावनी देते हुए उसने कहा, जियांगर, तुम्हें अपने चचेरे भाई की अच्छी तरह से रक्षा करनी होगी।
वह अभी भी कमजोर है। किसी भी कीमत पर उसे कुछ भी न होने दें। माँ, कृपया निश्चिंत रहें। मैं गीता अग्रवाल की निश्चित रूप से रक्षा करूंगा। रुद्र ने प्रतिज्ञा की। अब जब उसे एक चचेरा भाई मिल गया था तो रुद्र को ऐसा महसूस हुआ कि वह आखिरकार एक बड़ा भाई बन गया है। साथ ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कंधों पर एक और बोझ आ गया है, क्योंकि अब उसे अपने छोटे चचेरे भाई की भी रक्षा करनी है। रुद्र और गीता अग्रवाल ने एक साथ जाने से पहले पूरे परिवार को अलविदा कहा। वे सीतापुर राज्य की ओर वापस जा रहे थे। 2 दिन बाद रुद्र और अन्य लोग सीतापुर राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए। फिर आधे दिन की यात्रा के बाद वे प्रथम श्रेणी के शहर में पहुंचे, जिसे क्लाउड कैपिटल के नाम से जाना जाता था। यदि रुद्र और अन्य लोग अपने श्रेणी 3 के जादुई जानवरों पर सवार होकर मधुवन जैसे शहर में प्रवेश करते तो काफी हलचल मच जाती। हालांकि क्लाउड कैपिटल में ऐसे माउंटों का दिखना आम बात थी। द्वितीय श्रेणी के शहर की तुलना में प्रथम श्रेणी का शहर कहीं अधिक समृद्ध था। प्रथम श्रेणी के शहर क्लाउड कैपिटल में श्रेणी 3 के जादुई जानवरों पर सवार बहुत सारे लोग थे। यहां तक कि सड़कों पर एक चतुर्थ श्रेणी का जादुई जानवर भी दिखाई दिया। सड़कों पर बहुत सारे भाड़े के सैनिक उमड़ पड़े थे और उनमें से अधिकांश संत मास्टर या महान संत मास्टर थे। राजतपुर शहर की तुलना में ये शहर बिल्कुल अलग था। रुद्र के समूह ने रात में आराम करने के लिए पास में एक सराय ढूंढी। उसके बाद राजीव और दक्ष ने जानकारी के लिए शहर का पता लगाया। राघव उन दोनों के साथ शहर में घूमने गया, इस उम्मीद में कि वह समाज के नियमों और जीवित रहने के तरीकों के बारे में कुछ बातें सीख सकेगा। उन तीनों के चले जाने के बाद सराय में केवल रुद्र, आद्या और गीता अग्रवाल ही बचे थे। इस समय वे तीनों सराय की ऊपरी मंजिल पर बैठे थे और धीरे धीरे स्थानीय व्यंजन खा रहे थे। स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेते हुए वे अन्य भाड़े के सैनिकों की उबाऊ बातचीत को इस उम्मीद में सुनते रहे कि वे उनकी गपशप से कुछ जानकारी हासिल कर सकेंगे। काफी देर तक उनकी बातें सुनने के बाद भी रुद्र को कोई दिलचस्प बात नहीं सुनाई दी। ये भाड़े के सैनिक अपने दैनिक जीवन में घटित घटनाओं के अलावा किसी अन्य विषय पर बात नहीं करते थे तथा कभी कभी इस बारे में भी बात करते थे कि उस दिन उन्होंने कितने जादुई जानवर और राक्षस कोर प्राप्त किए थे। भाड़े के सैनिकों में से एक ने तो ऊपर के स्तर पर स्थित कुछ वेश्याओं के बारे में बड़बड़ाना भी शुरू कर दिया था। राजीव और अन्य 2 लोग सब कुछ जानने के बाद तुरंत वहां से चले गए। मेज पर बैठते हुए राजीव ने रुद्र से फुसफुसाते हुए कहा, भाई, मैंने जितना हो सका सब खोज लिया है, लेकिन इस शहर में सत्ता संरचना रजतपुर शहर की स्पष्ट संरचना से कहीं अधिक जटिल है। राजीव ने अपने प्याले से शराब का एक घूंट लेने से पहले एक क्षण के लिए रुककर कहा। कप खत्म करने के बाद उन्होंने आगे कहा, अच्छी बात यह है कि क्लाउड कैपिटल में 6 प्रमुख शक्तियां हैं, 4 कबीले और 2 संप्रदाय। ये 6 शक्तियां क्लाउड कैपिटल द्वारा प्रदान की जाने वाली सबसे मजबूत शक्तियां प्रतीत होती हैं। इनमें से प्रत्येक संगठन अन्य संगठनों से बहुत घनिष्ठ और परस्पर जुड़ा हुआ है। कई 100 वर्षों के विकास के बाद मुझे लगता है कि वे एक विशाल परिवार बनने के कगार पर हैं, जिसमें प्रत्येक शक्ति से रक्त संबंध जुड़े होंगे। उन 6 शक्तियों के अलावा कुछ अन्य कबीले और भाड़े के सैनिक समूह भी हैं जो उनकी तुलना में शक्ति में बहुत कम नहीं हैं। प्रत्येक का नेता एक पृथ्वी संत मास्टर है, लेकिन उनके नाम 6 प्रमुख शक्तियों की तरह प्रभावशाली नहीं हैं। जहां तक मैं बता सकता हूं, ऐसे कई कबीले हैं जिनके पास कई पृथ्वी संत मास्टर हैं। कुलों के अलावा इस शहर में कौन से भाड़े के सैनिक समूह मजबूत हैं? रुद्र ने पूछा। मुझे कुल 4 मिले। इनमें ब्लडथॉर्न भाड़े के सैनिक, ब्लडरोज भाड़े के सैनिक, जंगली भाड़े के सैनिक और नरसंहार भाड़े के सैनिक शामिल हैं। अब ब्लडथॉर्न भाड़े के सैनिकों और ब्लडरोज भाड़े के सैनिकों के बीच का संबंध बहुत दिलचस्प है। मैंने सुना है कि ब्लडरोज मर्चेंडरीज का कप्तान बहुत सुंदर लेकिन उग्र है। ब्लडथॉर्न मर्सिनरीज का कप्तान उससे बहुत प्यार करता है और कई वर्षों से उसका ध्यान आकर्षित करना चाहता है। वे अभी तक युगल नहीं बने हैं, लेकिन मैंने सुना है कि उनके बीच का रिश्ता काफी जटिल है। जो भी विवरण है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि उन दोनों को एक ही गुट माना जा सकता है। जंगली भाड़े के सैनिकों को भी छोटा नहीं समझा जाना चाहिए। वे क्लाउड कैपिटल में सबसे प्रसिद्ध भाड़े के सैनिकों का समूह है और उनका कप्तान शहर के शासक का भाई है। क्लाउड कैपिटल के भीतर हर एक गुट को उस समूह को कुछ चेहरा देना होगा। जहां तक कार्नेज मर्सेनरीज का सवाल है, वे शहर के भीतर एक स्थिर शक्ति नहीं है, बल्कि वे कभी स्वतंत्र रूप से घूमने वाले लोग थे जो अंततः 5 साल पहले क्लाउड कैपिटल में बस गए और फिर कभी वापस नहीं गए। फिर भी वे काफी मजबूत हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है, लगभग 300 लोग हैं। उनमें से प्रत्येक श्रेष्ठ योद्धा हैं और मैंने सुना है कि उनका सबसे कमजोर सदस्य ताकत में एक संत मास्टर है। उनमें से कम 50 महान संत मास्टर हैं और मैंने सुना है कि कप्तान और उनके 2 उपकप्तान पृथ्वी संत मास्टर हैं, जिससे वे शहर के भीतर एकमात्र शक्ति बन गए हैं जिसके पास 3 पृथ्वी संत मास्टर हैं। ब्लडरोज और ब्लडथॉर्न भाड़े के सैनिकों के साथ मिलकर कार्नेज भाड़े के सैनिक शहर के स्वामी को भी भयभीत कर देते हैं।
लेकिन कार्नेज भाड़े के सैनिक अभी भी शहर में अपेक्षाकृत कम सक्रिय हैं। हम तीनों को पूछताछ करने में काफी समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ी, लेकिन हम ये पता लगाने में सफल रहे कि यहाँ रहने के 5 वर्षों में उनकी ओर से बहुत कम गतिविधि हुई है। ऐसा लगता है कि हर एक सदस्य अपने परिसर में ही छिपा रहता है और कभी बाहर नहीं आता। आय का कोई जरिया नहीं होने और कोई अन्य संपत्ति नहीं होने के कारण ये बहुत ही रहस्यमय स्थिति है। नरसंहार भाड़े के सैनिक, रुद्र ने चेहरे पर चिंता भरी नजर लाते हुए कहा। जब राजीव ने उनका नाम बताया तो रुद्र को भी वह भाड़े का समूह अजीब लगा। चचेरे भाई, अगर कार्नेज भाड़े के सैनिक अपने स्थान से कभी बाहर नहीं आते हैं तो वे कुछ न कुछ जरूर छिपा रहे होंगे। क्या वे सभी खेती कर रहे होंगे, या शायद उनका कोई दुश्मन है और वे पकड़े जाने से डरते हैं? गीता अग्रवाल ने चमकती आंखों से अनुमान लगाया। वह रुद्र के सुंदर मुख को भक्ति भरी निगाहों से देखने लगी। कुछ क्षण सोचकर रुद्र ने उत्तर दिया, ये कहना कठिन है। राजीव, नरसंहार के भाड़े के सैनिक कहाँ हैं? वे यहाँ से ज्यादा दूर नहीं हैं। बस उस ओर 10 किलोमीटर आगे बढ़ो और तुम एक बड़े प्रांगण में पहुंच जाओगे। सभी 300 भाड़े के सैनिक वहीं रहते हैं, राजीव ने उत्तर दिया। रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर लीं और राजीव ने जिस दिशा में कहा था उस दिशा में अपनी उपस्थिति फैलाने लगा। एक क्षण में ही उन्होंने स्पष्ट रूप से उस प्रांगण का पता लगा लिया जहां नरसंहार के भाड़े के सैनिक मौजूद थे। गीता अग्रवाल ने सही अनुमान लगाया था। सभी 300 भाड़े के सैनिक इमारत के अंदर छुपकर खेती कर रहे थे। उनमें से प्रत्येक के पास कक्षा 3 या कक्षा 4 का राक्षस कोर था, जिसका अर्थ था कि वे सभी असाधारण रूप से धनी थे, जबकि कई अन्य लोग प्रहरी के रूप में प्रांगण के चारों ओर तैनात थे। प्रांगण के मध्य में 3 पृथ्वी संत गुरु भी साधना करने का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे थे। अपनी आंखें पुनः खोलते हुए रुद्र ने बुदबुदाया, जैसा कि हमने अनुमान लगाया था, नरसंहार के भाड़े के सैनिकों के पास इससे कहीं अधिक है। यदि वे सिर्फ एक साधारण शक्ति होते तो कार्नेज मर्सिनरीज को शहर में सबसे मजबूत समूह के रूप में नहीं जाना जाता। रुद्र, क्या आपको लगता है कि हमें पहले उन्हें अपने अधीन करना चाहिए? राजीव ने पूछा। कार्नेज भाड़े के सैनिक अभी भी काफी रहस्यमय हैं। मेरा मानना है कि हमें सबसे पहले उनकी पृष्ठभूमि की जांच करनी चाहिए कि क्या उनके पीछे कोई समर्थन है, और यदि है तो हमें देखना चाहिए कि वह कितना बड़ा है। दक्ष ने प्रस्ताव रखा। राजीव की भौहें सिकुड़ गईं। कार्नेज मर्सिनरीज बहुत कम प्रोफाइल में रहते हैं। यद्यपि वे यहाँ 5 वर्षों से हैं, परंतु उनके बारे में जानकारी की मात्रा हास्यास्पद रूप से कम है। मुझे ये पता लगाने में बहुत अधिक समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ी कि मैं क्या करूं। ये तो उनकी पृष्ठभूमि के बारे में भी जांच नहीं है। मुझे लगता है कि केवल क्लाउड कैपिटल की प्रमुख शक्तियां ही इनके बारे में जानती हैं, लेकिन मैं उन शक्तियों के बारे में ज्यादा नहीं जानता। अगर हम और अधिक सीखना चाहें तो यह आसान नहीं होगा। ठीक है, अब चर्चा काफी हो गई। कार्नेज भाड़े के सैनिक अत्यंत अजीब हैं। इस बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमें उनसे मिलना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हम उनके बारे में कुछ सीख सकते हैं। रुद्र बोला। इसके बाद समूह सराय से चला गया। वे अपने श्रेणी 3 के जादुई जानवरों पर सवार होकर उन प्रांगणों की ओर चले गए जहां नरसंहार करने वाले भाड़े के सैनिक ठहरे हुए थे। कुछ ही समय बाद रुद्र और उसके साथी उस प्रांगण में पहुंचे जहां नरसंहार के भाड़े के सैनिक मौजूद थे। जिस भवन में कार्नेज मर्सिनरीज रहते थे वह बहुत छोटा नहीं था, लेकिन भवन को साफ करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। साधारण दरवाजे बंद थे और उन पर धूल की परत जमी हुई थी। एक नज़र में ही किसी को भी पता चल जाएगा कि इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से सफाई नहीं हुई है। गेट के ठीक सामने कई लोगों के पदचिह्न भी देखे जा सकते थे। रुद्र ने कुछ देर तक आंगन का निरीक्षण किया और फिर ठहाका लगाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि नरसंहार करने वाले भाड़े के सैनिक सफाई करने में बहुत आलसी हैं या वे सामान्य रूप से आलसी हैं, लेकिन ये तथ्य कि उनके दरवाजे का सामने का हिस्सा इतना गंदा है, काफी अनोखी बात है। कार्नेज मर्सिनरीज जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक गुप्त हैं। यदि वे इस शहर की अन्य शक्तियों की तरह होते तो वे अपने दरवाजे को इससे कहीं अधिक साफ रखते। राजीव ने आश्चर्य से उत्तर दिया। क्यों ना हम अंदर जाकर देखें? रुद्र ने सुझाव दिया। एक एक करके वे अपने जादुई पशु सवारों के साथ प्रांगणों में दाखिल हुए, जबकि दक्ष तेजी से आगे बढ़कर भारी द्वार खटखटाने लगे। कुछ ही देर बाद धीरे धीरे द्वार खुलने लगे और एक 40 वर्षीय पुरुष दिखाई दिया। वह आदमी गंजा था, लेकिन उसकी आंखें बहुत तेज थीं और उसके चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक निशान था जो उसे डराने वाला बना रहा था। संदेहास्पद रूप से उस आदमी ने गेट के सामने खड़ी युवतियों पर नजर डाली और फिर भावशून्य स्वर में बोला, तुम कौन हो? हम आज ब्लैकफायर मर्सिनरीज के सदस्य यहाँ दौरे पर आए हैं। रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने अभ्यासपूर्वक सहजता से अपने हाथों को कप के आकार में बनाया। ब्लैकफायर भाड़े के सैनिक। वह आदमी धीरे से कुछ बुदबुदाया और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। यह उनके लिए एक विदेशी नाम था और क्लाउड कैपिटल के बारे में जो कुछ उन्होंने जाना था उसके अनुसार वहां ब्लैकफायर मर्सिनरीज नाम का कोई गुट नहीं था।
उस आदमी ने रुद्र और अन्य लोगों को दूसरी बार देखा, उसके बाद उसका चेहरा काला पड़ गया। ये हमारे कार्नेज भाड़े के सैनिकों के लिए किसी भी अतिथि का स्वागत करने के लिए असुविधाजनक समय है, इसलिए यदि आप चाहें तो कृपया घर लौट जाए। जैसे ही वह बोल रहा था, दरवाजा बंद करते समय उस आदमी का सिर पीछे की ओर खिसकने लगा। जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो उसने पाया कि दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। दक्ष का हाथ दरवाजे को 1 इंच भी हिलने से रोक रहा था, जिससे गंजा आदमी दरवाजा बंद नहीं कर पा रहा था। ये देखकर गंजे आदमी की आंखों में एक तीखी चमक आ गई। महाराज, इसका क्या मतलब है? उन्होंने भारी भाव से प्रश्न किया। मुस्कुराते हुए रुद्र ने जवाब दिया, क्या कार्नेज मर्सिनरीज आगंतुकों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं जब वे मिलने आते हैं? सीधे अंदर जाकर उसने अगले दरवाजे खोले और भीतरी प्रांगण में चला गया। चौंककर वह आदमी रुद्र को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आगे बढ़ा। उन्होंने ये भी कहा, महाराज, ये नरसंहार भाड़े के सैनिकों का क्षेत्र है। यदि आप इसी तरह से उतावलेपन से काम करते रहेंगे तो मेरी अशिष्टता के लिए मुझे दोष न दें। उनकी चेतावनी स्पष्ट और इतनी जोरदार थी कि क्षेत्र में मौजूद अन्य प्रहरी उसे सुन सकते थे। हर दिशा से कम 20 आदमी दौड़ते हुए आए और प्रांगणों में एकत्र हो गए। उनमें से प्रत्येक की निगाहें रुद्र और अन्य पर घातक इरादे से टिकी थीं, जो शत्रुता से भरे हुए थे। सभी के चेहरों पर विद्वेषपूर्ण भाव देखकर राजीव और दक्ष के चेहरे पर तिरस्कार के भाव प्रकट हुए। हमारे ब्लैकफायर मर्सिनरीज के कप्तान व्यक्तिगत रूप से आपके कार्नेज मर्सिनरीज से मिलने यहाँ आए। यह अपने आप में एक बड़ा सम्मान है। फिर भी, न केवल आप उस दयालुता का बदला नहीं चुकाते, बल्कि आप हमें अपने दरवाजे से ही लौटा देते हैं। क्या आपके कार्नेज भाड़े के सैनिक मेहमानों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं? जल्दी करो और तुरंत अपने कप्तान को बुलाओ, राजीव ने उपहास किया। एक पृथ्वी संत मास्टर की शक्ति एक ही बार में उसके शरीर से फूट पड़ी। इसने पूरे प्रांगण को अपनी प्रभावशाली उपस्थिति से भर दिया और कार्नेज के प्रत्येक भाड़े के सैनिक को सदमे में एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तुरंत ही और भी अधिक संख्या में भाड़े के सैनिक प्रांगणों से बाहर भागते हुए आए। हा, अगर मेहमान आएंगे तो हमारे कार्नेज मर्सिनरी निश्चित रूप से खुले हाथों से उनका स्वागत करेंगे। कृपया मेरे अधीनस्थों को ये बात न समझ पाने के लिए क्षमा करें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी लापरवाही के लिए मुझे माफ कर देंगे और इस अपमान को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेंगे। अचानक उनके सामने से एक स्पष्ट और तीखी हंसी की आवाज सुनाई दी, जब आलीशान वस्त्र पहने 3 व्यक्ति खुले मैदान में आए। जो बोला था वह बीच में था। वह आदमी लगभग 40 साल का था और दिखने में काफी सुंदर था। उसके पीले चेहरे पर अभी भी 5 विशेषताएं मौजूद थीं और उसकी तीखी भौहें उसकी आंखों में चमकती रोशनी को छिपाने में कोई मदद नहीं कर रही थीं। उनकी मुस्कुराहट गर्मजोशी और मित्रता से भरी थी, जिससे उनके बारे में अनुकूल प्रभाव पड़ा। उनकी बाईं ओर एक और मध्यम आयु का व्यक्ति खड़ा था, जिसकी उम्र उनसे बहुत ज्यादा नहीं थी। इस आदमी ने एक महंगा सफेद लबादा पहना था जो काफी राजसी था। उसके शरीर से एक जंगली उपस्थिति निकलती हुई महसूस हो रही थी। ऐसा एहसास भेड़ की खाल के नीचे छिपे भेड़िए जैसा लग रहा था। उसमें कुछ तो गड़बड़ थी। उनके दाहिनी ओर 70 वर्ष की आयु के एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसके आधे सफेद बाल पहले ही झड़ चुके थे, जिससे उसके बिगड़े हुए सिर पर बहुत कम बाल बचे थे। ऐसा दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण गिरकर मर जाएगा। अपने रूप के बावजूद बुजुर्ग की आंखों में उत्साह और अविश्वसनीय गहराई चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो धुएं का कोहरा उसकी आंखों को ढक रहा हो, क्योंकि कोई यह नहीं देख पा रहा था कि वह क्या सोच रहा है। कप्तान, हम कप्तान और उप कप्तानों को अपना सम्मान देते हैं। तुरंत ही 20 या उससे अधिक कार्नेज भाड़े के सैनिकों ने उन तीनों व्यक्तियों को अपनी श्रद्धा से सलाम करना शुरू कर दिया। रुद्र के सामने रुकते ही अधेड़ उम्र के आदमी की नजर दक्ष और राजीव दोनों पर पड़ी। वे दोनों रुद्र के ठीक पीछे खड़े थे। अंततः उसकी नजर रुद्र पर पड़ी और फिर वह मुस्कुराया और अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़ते हुए बोला, ये कार्नेज मर्सिनरीज का कप्तान रूपक है। मेरे बगल में खड़े ये 2 लोग मेरे उपकप्तान जेम्स और गोविंद हैं। रुद्र की आंखें उन तीनों को देख रही थीं और साथ ही उसने अपने हाथों को भी अपने हाथों में थाम लिया। इसका नाम रुद्र है, जो ब्लैकफायर मर्सिनरीज का कप्तान है। ये व्यक्ति राजीव है, उपकप्तान, और ये दक्ष है, मेरे ब्लैकफायर भाड़े के सैनिकों का एक बुजुर्ग। ... जब रूपक ने राजीव का नाम सुना तो उसके मन को ये काफी परिचित लगा, जैसे उसने इसे पहले सुना हो। हालांकि उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें मेहमानों का स्वागत करना था। इस प्रकार उन्होंने कुछ समय के लिए इस विचार को टाल दिया। एक सौम्य मुस्कान बिखेरते हुए वह समूह को अंदर ले जाने लगा। हा, कृपया अंदर आइए, हम अंदर बात कर सकते हैं। रुद्र और अन्य लोगों को रूपक ने आंतरिक हॉल में ले जाया, जो साज सज्जा में साधारण थे और किसी मजबूत गुट के हॉल के समान नहीं थे। रुद्र और रूपक के बीच थोड़ी चर्चा के बाद दोनों जल्दी ही समस्या के मूल तक पहुंच गए।
महाराज रूपक, मैं देख सकता हूं कि आप और आपके भाड़े के सैनिक अंदर इकट्ठे हैं और बिना बाहर जाए हर दिन राक्षस कोर के साथ साधना में बिताते हैं। मैं तो यही मान सकता हूं कि आपके परिवार के पीछे कोई ना कोई परिवार है, क्या ये सही है? रुद्र ने अपने विचार कहने में जरा भी संकोच नहीं किया। रुद्र की बात सुनकर रूपक बिल्कुल भी नहीं चौंका। उसे और उसके भाड़े के सैनिकों को इस शहर में बसे हुए 5 साल हो चुके थे, इसलिए वह और उसके सैनिक इस इमारत में क्या कर रहे थे, ये पहले से ही एक सार्वजनिक रहस्य के रूप में ज्ञात था। हा भाई रुद्र, तुम जरूर मजाक कर रहे हो। मेरा नरसंहार भाड़े का समूह केवल एक छोटा सा समूह है जो केवल मुझ पर निर्भर करता है। हमारा समर्थन करने वाला और कौन सा परिवार है? इसके बावजूद रूपक के चेहरे पर हल्की पीड़ा और दुख का भाव दिखाई दिया। रुद्र को रूपक के चेहरे पर ऐसे भाव देखने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि संभवतः नरसंहार करने वाले भाड़े के सैनिकों के पास खुद के अलावा भरोसा करने के लिए कोई नहीं था। ऐसा सोचते ही रुद्र को तुरंत खुशी महसूस हुई। महाराज रूपक, ये यहाँ अकारण नहीं आया है। इस बार मेरे पास एक व्यावसायिक मामला है जिस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। रूपक का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और वह चमकती आंखों से रुद्र की ओर देखने लगा और उसके कुछ नए शब्दों की प्रतीक्षा करने लगा। महाराज रूपक, आप फीनिक्स महाद्वीप के नियमों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। शक्तिशाली लोग कमजोर लोगों का शोषण करते हैं और केवल शक्तिशाली लोग ही अधिक शक्ति अर्जित करने के हकदार होते हैं। लेकिन सत्ता हासिल करना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। ये बहुत लंबा रास्ता है जिसमें बहुत सारी बाधाएं हैं। एक बार भी अगर आपका संतुलन बिगड़ा तो आप कभी भी उबर नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आज ये देखने आया हूं कि क्या आप हमारे ब्लैकफायर भाड़े के सैनिकों में शामिल होना चाहेंगे। अपनी शक्तियों के संयोजन से हम निश्चित रूप से अपने समूह की ताकत बढ़ाएंगे। क्या महाराज रूपक इस प्रयास के लिए सहमत होंगे? ये सुनकर रूपक और अन्य लोग हैरानी से रुद्र को देखते रह गए। उनमें से किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि रुद्र इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर उनसे मिलने आएगा। वे तीनों तुरंत होश में आ गए। रूपक और बड़े गोविंद दोनों ही ऊपर से बहुत शांत थे, लेकिन जेम्स उन दोनों की तरह शांत स्वभाव का नहीं था। उसके चेहरे पर क्रोध का भाव था और वह अपनी पूरी ताकत से रुद्र को घूर रहा था। तो आप चाहते हैं कि हमारे नरसंहार भाड़े के सैनिक आपके ब्लैकफायर भाड़े के सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर दें? हाँ, ये तो आपने दुस्साहस किया है। तुम में ऐसे शब्द कहने की हिम्मत कैसे हुई? जाम गुस्से से दहाड़े। रुद्र मुस्कुराया और जेम्स के आगे बोलने से पहले ही उसे बीच में ही टोक दिया। मुझे विश्वास है कि आप तीनों जानते हैं कि फीनिक्स महाद्वीप पर एक प्रमुख शक्ति बनने के लिए शक्ति और एक मजबूत संरक्षक दोनों की आवश्यकता होती है। आपके नरसंहार भाड़े के सैनिक वास्तव में क्लाउड कैपिटल में खुद को एक आधिपत्यवादी कहने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं, लेकिन आप उस स्थिति को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस शहर में आपके जैसे बहुत से परिवार या संप्रदाय हैं और यहाँ के 6 परिवार तुलनात्मक रूप से सबसे मजबूत हैं। भले ही वे 6 शक्तियों में विभाजित हों, फिर भी वे एक दूसरे का हाथ थामकर इस बात का प्रतीक बन सकते हैं कि वे कितने करीब हैं। यदि ऐसा समय आएगा कि उन्हें एक साझा दुश्मन के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा, तो शहर में एक भी ऐसा गुट नहीं होगा जो उनसे लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। रुद्र की बात सुनकर रूपक और जेम्स कुछ नहीं बोले और उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। जेम्स को भी रुद्र की बातों में तर्क मिल गया था और वह कुछ हद तक शांत हो गया था, लेकिन उसके लिए अभी भी अपने चेहरे पर गुस्से को दबाना मुश्किल हो रहा था। भाई रुद्र, मुझे मानना पड़ेगा कि आपकी बात में तर्क है। हमारे नरसंहार भाड़े के सैनिक शहर के लिए यहाँ की प्रमुख शक्तियों में से एक के रूप में गौरवशाली लग सकते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में हम केवल 6 कुलों से ही डर सकते हैं। सचमुच, यदि वे एक साथ आ जाएं तो कोई भी उनकी संयुक्त शक्ति के विरुद्ध नहीं जा सकेगा। हालांकि इस शहर में 6 कुलों के अलावा भी बहुत सी अन्य महत्वपूर्ण ताकतें हैं। यदि 6 कबीले वास्तव में हमारे खिलाफ गठबंधन कर लेते हैं, तो उनमें से कोई भी गुट चुपचाप बैठकर मौत का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि वे भी लड़ने के लिए दूसरों के साथ एकजुट हो जाएंगे। रूपक ने भी शांत चेहरे के साथ शांति से बात की। ऐसा लग रहा था जैसे कार्नेज भाड़े के सैनिकों को रुद्र के सामने आत्मसमर्पण करने का रुद्र का सुझाव उसे परेशान नहीं कर रहा था। अपनी पैनी निगाहों और तीक्ष्ण बुद्धि से रूपक ने पहले ही समझ लिया था कि रुद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यद्यपि वह उनकी ताकत का अनुमान नहीं लगा सकता था, लेकिन वह पृथ्वी संत मास्टर्स के रूप में राजीव और दक्ष की ताकत को उनके शरीर से निकलने वाली आभा के कारण बहुत स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। ये तथ्य कि ये दोनों पृथ्वी संत गुरु रुद्र के अधीनस्थ थे और बिना कुछ कहे उसके पीछे बैठे थे, इससे रुद्र की स्थिति में और वृद्धि हुई थी और इसलिए रूपक ने उसके साथ सावधानी से व्यवहार करना ही उचित समझा। महाराज रूपक, आपकी बातों में भी तर्क है। फिर भी इससे क्लाउड कैपिटल के भीतर कार्नेज मर्सिनरीज की स्थिति को बनाए रखने में ही मदद मिलेगी। क्या आप और आपके नरसंहार करने वाले भाड़े के सैनिक हमेशा के लिए इस छोटे से शहर में ही रहने की योजना बना रहे हैं? क्या आप बाहरी दुनिया में फैलने की इच्छा नहीं रखते हैं? रुद्र मुस्कुराया। हाँ बच्चे, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं महान हैं, मैं तुम्हें ये बताता हूँ।
कौन ऐसा है जो दुनिया में अपनी ताकत का विस्तार नहीं करना चाहता? हालांकि ऐसा काम कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। बिना जबरदस्त शक्ति के जीवित रहना मुश्किल होगा। क्या आपको लगता है कि आपके ब्लैक फायर भाड़े के सैनिकों में वह क्षमता है? जेम्स ने उपहास किया। आत्मविश्वास से भरे हुए रुद्र ने अपना सिर हिलाया। सही है, हमारे ब्लैक फायर भाड़े के सैनिकों में ये क्षमता है। तुम डींगे मारते हो, जेम्स ने ताना मारते हुए फटकार लगाई। रूपक का दिल धड़क उठा था। एक क्षण तक रुद्र को विचारमग्न देखकर अंततः उन्होंने कहा, यह संसार ऐसा संसार है जहां शक्ति सम्मान के बराबर है। ये सशक्त लोगों का वास्तविक प्रदर्शन है, जहां कमजोर लोग सशक्त लोगों का भोजन है। यह एक ऐसा नियम है जो मेरे शरीर में गहराई से समाया हुआ है। इस वाक्य के बाद उसकी आवाज बंद हो गई ताकि वह गंभीर भाव से रुद्र को देख सके। भाई रुद्र, मेरे नरसंहार भाड़े के सैनिकों को आपके ब्लैक फायर भाड़े के सैनिकों में प्रवेश कराना कोई आसान काम नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके ब्लैक फायर भाड़े के सैनिकों के पास क्या शक्ति है, या वह कौन सा संरक्षक है जो आपका समर्थन करता है, या कम से कम एक ऐसी दिशा जिस पर आप भविष्य में विस्तार करना चाहते हैं? ये शब्द सुनकर रुद्र के चेहरे पर विजयी मुस्कान उभरी। वह जानता था कि रूपक कमोबेश जीत लिया गया है। उसे केवल अपनी शक्ति का प्रमाण चाहिए था और कार्नेज भाड़े के सैनिक अपनी निष्ठा की शपथ ले लेते। इस तरह की घटना से रुद्र की चिंता कम हो गई। रूपक के इरादे समझते ही जेम्स के चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए। कैप्टन। लेकिन तभी रूपक ने जेम्स के अगले शब्दों पर रोक लगा दी। जेम्स, बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही यह फैसला लूंगा। बेचैनी से अपने होठों को काटते हुए जेम्स ने अंततः अपने होठों को भींच लिया और बिना कुछ बोले वहीं बैठ गया। महाराज रूपक, मुझे डर है कि हमारे ब्लैक फायर भाड़े के सैनिकों की संख्या आपके कार्नेज भाड़े के सैनिकों के दायरे में नहीं होगी। हमारे पास कोई मजबूत शक्ति नहीं है जो हमारा समर्थन कर सके, क्योंकि मेरे ब्लैक फायर भाड़े के सैनिक केवल एक दूसरे पर निर्भर हैं। लेकिन समय के साथ ब्लैक फायर मर्सिनरी सीतापुर साम्राज्य में सबसे मजबूत बन जाएंगे और यहां तक कि महाद्वीप के इस हिस्से में सबसे मजबूत शक्ति भी बन जाएंगे। रुद्र बोला। अपनी भौहें सिकोड़ते हुए रूपक ने सवाल किया, इस क्षेत्र के आसपास के राज्यों में शायद मगध साम्राज्य का सेन वंश ही सबसे मजबूत होने का दावा कर सकता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो उन्हें उकसाने का साहस कर सके। लेकिन भाई रुद्र, क्या आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि आपके ब्लैक फायर भाड़े के सैनिक सेन कबीले पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? आइए हम अभी उस विषय को छोड़ दें और सीतापुर साम्राज्य पर ध्यान केंद्रित करें। फिलहाल अभी भी कई स्वर्ग संत मास्टर्स हैं जो राज्य के शीर्ष पर बैठे हैं। क्या आपके ब्लैक फायर भाड़े के सैनिकों में उनसे निपटने की शक्ति है? मैं यह नहीं मानता कि इस राज्य के स्वर्गीय संत गुरु आपको अपना प्रभाव बढ़ाने की अनुमति देंगे। रुद्र ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो। यदि सीतापुर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सैनिक वास्तव में मेरे काले अग्नि भाड़े के सैनिकों को परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो भले ही वे स्वर्गीय संत मास्टर्स को भेजें, मेरे काले अग्नि भाड़े के सैनिक देखेंगे कि उनमें से कोई भी जीवित वापस नहीं आएगा। मगध साम्राज्य में सेन कबीले के बारे में आपको कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनके और मेरे बीच कभी भी संघर्ष उत्पन्न होना असंभव है। रूपक की आंखों में चमक आ गई। क्या तुम मगध साम्राज्य से आए हो, या फिर आपके और सेन कबीले के बीच कोई संबंध है? इन शब्दों पर रूपक को अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने चौंककर अपना सिर एक तरफ घुमाकर चुप राजीव की ओर देखा। राजीव, क्या यह आपका नाम है? क्या आप मगध साम्राज्य के वही राजीव हैं जिन्होंने एक स्वर्गीय संत मास्टर को घायल करने के लिए स्वर्गीय स्तरीय युद्ध कौशल का उपयोग किया था? राजीव के चेहरे पर एक मुस्कान उभरी और उसने जवाब दिया, ठीक है, वह व्यक्ति मैं ही हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कैप्टन रूपक भी मेरे छोटे से नाम को जानेंगे। यह एक विनम्र अनुभव है। रूपक, गोविंद और जेम्स ने गहरी सांस ली जब उन्होंने राजीव को अपनी पहचान की पुष्टि करते सुना। एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हुए वे राजीव के पास वापस लौटे और उसके बारे में उनकी राय एकदम नई हो गई। वे सभी जानते थे कि उनके सामने खड़ा ये युवक 30 साल का भी नहीं था, लेकिन वह पहले से ही छठे चक्र का पृथ्वी संत मास्टर था। स्वर्ग संत मास्टर बनना तो बस एक और कदम दूर था, और इस राजीव के पास स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल भी था, एक ऐसी वस्तु जिसे पाकर किसी भी व्यक्ति के मुंह में पानी आ जाएगा। इसके अलावा उन्होंने इस युद्ध कौशल का उपयोग मगध साम्राज्य के एक गढ़ में एक स्वर्गीय संत मास्टर को बुरी तरह घायल करने के लिए किया था। यदि उनके हमवतन न होते तो स्वर्ग संत मास्टर को पृथ्वी संत मास्टर के हाथों मरने वाले पहले व्यक्ति के रूप में जाना जाता। मुझे नहीं पता था कि तुम वही राजीव होगे जिसने एक स्वर्गीय संत मास्टर को घायल कर दिया था। मैं सचमुच कितना अंधा था। और कैप्टन रुद्र, मुझे लगता है कि यह आपका असली नाम नहीं है। अगर मेरी ये बुरी आंखें सही अंदाजा लगा सकती हैं तो कप्तान रुद्र, आप मगध साम्राज्य के शाही रक्षक और सेन वंश के चौथे स्वामी रुद्रसेन हैं। इस बार वक्ता गोविंद था जो आश्चर्य से रुद्र को देख रहा था। रुद्र ने इनकार नहीं किया और बदले में मुस्कुराया, आप बहुत बुद्धिमान बुजुर्ग हैं।
मैं केवल आपकी गहरी नज़र की प्रशंसा कर सकता हूं कि आप मुझे देख सकते हैं। मुस्कुराते हुए गोविंद बोले, सेन वंश के चौथे स्वामी और उनकी शक्ति के बारे में कौन नहीं जानता। यहाँ भी यह अफवाह फैली हुई है कि जिस राजीव ने एक स्वर्गीय संत गुरु को घायल किया था, वह चौथे गुरु का घनिष्ठ मित्र है। ये भी ज्ञात है कि राजीव अक्सर सेन मैनर में आते रहते हैं। फिर राजीव अचानक ब्लैकफायर मर्केंडरीज में शामिल हो गया और कप्तान के स्थान के बजाय उपकप्तान का पद लेने को तैयार हो गया। कप्तान भी चौथे मालिक की तरह 20 वर्ष की आयु का एक युवा है। इन कुछ विवरणों के आधार पर इस कप्तान की पहचान का निष्कर्ष निकालना आसान है। अगर मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाया तो मैं बहुत अज्ञानी आदमी हो जाऊंगा। एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ रुद्र बोला, तो क्या आप मेरे ब्लैकफायर भाड़े के सैनिकों में शामिल होने के लिए तैयार होंगे? तीनों व्यक्तियों ने एक दूसरे को झिझकते हुए देखा। फिर रूपक ने अंततः कहा, चौथे गुरु, कृपया इसे एक प्रश्न पूछने की अनुमति दें। तो बोलो, रुद्र ने उत्तर दिया। अगर मैं पूछूं, तो जब चौथे मास्टर ने ब्लैकफायर मर्सिनरीज की स्थापना की, तो वह कौन था जिसके प्रति हमने निष्ठा की शपथ ली थी? चौथा गुरु या सेन कबीला? रूपक ने गंभीरता से पूछा। ब्लैकफायर मर्चेंडरीज उतना जटिल नहीं है जितना आप सोचते हैं। इसका प्रबंधन पुनर्तः मेरे द्वारा किया जाता है तथा सेन कबीले और ब्लैकफायर भाड़े के सैनिकों के बीच कोई संबंध नहीं है। आप ब्लैकफायर मर्सिनरीज को बिना किसी निष्ठा के एक पुनर्तः स्वतंत्र गुट मान सकते हैं। रूपक ने एक बार फिर झिझकते हुए कहा, चौथे गुरु, मेरे नरसंहार भाड़े के सैनिक आपके ब्लैकफायर भाड़े के सैनिकों के साथ एक पूरे के रूप में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको ये गारंटी देनी होगी कि मेरे नरसंहार भाड़े के सैनिकों का प्रबंधन मेरे द्वारा किया जाएगा। मैं इससे सहमत हो सकता हूँ। जैसा आप उचित समझेंगे। नरसंहार के भाड़े के सैनिक आप तीनों के अधीन रहेंगे। मैं आपके किसी भी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप पूरे ब्लैकफायर मर्सिनरीज के सर्वोत्तम हित में कार्य करना सुनिश्चित करेंगे और जब मैं आपको बुलाऊंगा तो सुनेंगे। रुद्र ने रूपक के अनुरोध को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। तो फिर ठीक है, यदि बस इतना ही है, तो मेरे नरसंहार भाड़े के सैनिक आपके ब्लैकफायर भाड़े के सैनिकों के साथ शामिल हो जाएंगे। मुझे विश्वास है कि यह हमारे लिए सबसे उचित निर्णय होगा। रूपक बेफिक्री से हंस पड़ा। यद्यपि वह जानता था कि वह ब्लैकफायर भाड़े के सैनिकों के प्रति वफादारी की शपथ लेगा, फिर भी उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। रुद्र को भी काली अग्नि के भाड़े के सैनिकों को वश में करने की इस आसान प्रक्रिया से बहुत खुशी महसूस हुई थी। चिंता मत करो, कुछ ही समय में ब्लैकफायर मर्सिनरीज अपने नाम से पूरे महाद्वीप को हिला देंगे। जब मुख्य चर्चाएं अंततः समाप्त हो गईं, तो रुद्र प्रांगण में अधिक देर तक नहीं रुका।